हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेस बीटेक। मेरा नाम है मोनिका पाल और आप सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ पढ़ रहे हैं ईएमआई सब्जेक्ट। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम ईएमआई की करा रहे हैं आपको वन शॉट, और वन शॉट की सीरीज में हम यूनिट 1 ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। आज बारी है यूनिट 2 की। तो सिलेबस बहुत सारा है, टॉपिक्स बहुत सारे हैं, और ऐसे में स्टूडेंट्स आई होप आप सभी ने सिलेबस तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, लेकिन सिलेबस पढ़ने के बाद कंप्लीट रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि एक बार टॉपिक को पढ़ लेना केवल काफी नहीं होता, उसके बाद उसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि टॉपिक की रिटेंटिविटी दिमाग में बनी रहे। आमतौर पर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है कि हम एग्जामिनेशन हॉल में जैसे बैठते हैं, क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है, क्वेश्चन याद होते हुए भी यानी अच्छे से पढ़ लेने के बाद भी एग्जामिनेशन सेंटर में वो क्वेश्चन भूल जाते हैं, या उससे रिलेटेड टॉपिक्स टर्म्स जो है वो चीजें याद नहीं आती। उसका कारण यही है कि आपका रिवीजन प्रॉपर नहीं है। तो ऐसे में जेई क्लासेस बीटेक द्वारा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए रिवीजन की बहुत ही बेहतरीन सीरीज है, जिसमें एक ही सिंगल लेक्चर में आपकी यूनिट का कंप्लीट रिवीजन हो जाता है। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने यूनिट 1 का वन शॉट क्लास बहुत अच्छे से देखा होगा, साथ ही साथ इस सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस भी एक बार अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो यूनिट 2 का आज हम करने वाले हैं स्टार्ट वन शॉट, और यूनिट 2 में हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ पावर एंड एनर्जी। आप जैसे कि आपके सब्जेक्ट का नाम ही है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, यानी कि हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। और यूनिट 1 में हमने मेजरमेंट के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा, यानी मेजरमेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट क्या है, एरर्स पढ़ी, टाइप्स ऑफ एरर क्या होती है, और हमारे बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो भी हमने कंप्लीट कर लिए। अब इस वाली यूनिट में स्पेसिफिकली हम पढ़ने वाले हैं पावर और एनर्जी मेजरमेंट के बारे में। ऑल्दो यूनिट 1 में आपने वोल्ट मीटर और एमीटर के बारे में भी पढ़ लिया, क्योंकि मैंने बताया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में दो इंपॉर्टेंट क्वांटिटी जो है वो है वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज को मेजर करने के लिए आप वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, और करंट को मेजर करने के लिए आप एमीटर का यूज करते हैं। आप दोनों के बेसिक कंस्ट्रक्शनल डिफरेंसेस के बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि भाई एमीटर को सीरीज में लगाते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं। एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। और उनके रेंज एक्सटेंशन के बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि कैसे हम शंट और मल्टीप्लायर की हेल्प से इसका रेंज एक्सटेंशन भी कर सकते हैं, यानी कम रेंज वाले इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ज्यादा वैल्यू की वोल्टेज और करंट का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यानी कि वहां इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में वोल्टेज और करंट का मेजरमेंट तो हमने पढ़ लिया। अब वोल्टेज और करंट मेजरमेंट के बाद दूसरी जो इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है जिनका मेजरमेंट करना बहुत ही जरूरी होता है, वो है पावर एंड एनर्जी। अब पावर क्या है? प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, यानी वोल्टेज और करंट का अगर जो हम प्रोडक्ट निकालते हैं वो हमारा क्या होता है? पावर होती है, यानी वर्क विद रिस्पेक्ट टू यूनिट टाइम, W/D वो हमारा क्या होता है? पावर। और एनर्जी क्या है? एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में या स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम में जितनी पावर आप कंज्यूम करते हैं वो एनर्जी आपकी कहलाती है। यानी कि हम देखते हैं वॉट मीटर एक कॉमन ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से आप पावर का मेजरमेंट करते हैं। सो यू कैन से वॉट मीटर इज अ डिवाइस बाय विच यू कैन मेजर द पावर ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें एनर्जी मीटर की, एनर्जी मीटर इज अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट बाय विच यू कैन मेजर द एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ पर्टिकुलर आर। जैसे कि आप पर्टिकुलर आर और ड्यूरेशन, जैसे कि हम बात करें घरों में जो हमारे एनर्जी मीटर लगे होते हैं, जिसको सिंपल आप बिजली का मीटर भी कहते हैं, तो या मीटर भी कहते हैं। तो हमारे ये जो मीटर्स लगे होते हैं बेसिकली इनका काम होता है कि जो कंज्यूमर्स हैं, इधर दे आर डोमेस्टिक कंज्यूमर और दे आर कमर्शियल कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, बहुत टाइप ऑफ कंज्यूमर हो सकते हैं। जैसे कि आप हम सभी घर में जो कंज्यूमर जो हैं वो सब डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं। इसके अलावा आपने देखा है शॉप पे या फिर जो बड़े बड़े मॉल हैं या जितने भी कंज्यूमर हैं हमारे कमर्शियल कंज्यूमर हैं। और जो 3 फेज पावर का यूज करते हैं, बहुत हैवी वोल्टेज का यूज करते हैं, वो हमारे इंडस्ट्रियल कंज्यूमर होते हैं। तो देयर आर वेराइटी ऑफ कंज्यूमर, और चाहे कंज्यूमर कैसा भी हो, उस पर्टिकुलर कंज्यूमर ने एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कितनी एनर्जी का कंजप्शन किया है, इसको मेजर करने के लिए हम एनर्जी मीटर का यूज करते हैं। सो वी कैन से एनर्जी मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच यू कैन मेजर और कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अ कंज्यूमर इन अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन। ठीक, तो अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, यूनिट मेजर करते हैं, तो यूनिट का मतलब है कि हमने कितनी पावर कंज्यूम करी, उसका एक कह सकते हैं कमर्शियल जो टर्म है वो हम यूनिट कहते हैं। तो अब वॉट मीटर क्या है पता चल गया होगा। वॉट मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कितनी पावर डेवलप हुई है, पावर कह लीजिए लॉस हुई है, उसको मेजर करने के लिए हम वॉट मीटर का यूज करते हैं। अभी वॉट मीटर के दो टाइप हो सकते हैं, फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोडायनामोमीटर एंड सेकेंड वन इज इंडक्शन मोटर। अब सॉरी इंडक्शन मीटर। अब यहाँ ये डायनामोमीटर और इंडक्शन मीटर कुछ टर्म आपको शायद सुनी लग रही होगी। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट हमने यूनिट 1 में आपको कराए थे, और यूनिट 1 में मैंने बताया था बेसिकली हमारे जो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट है उसमें एक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट था, दूसरा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट था, तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट था, और चौथा था इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट।
तो इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है बिल्कुल हमारा इंडक्शन वॉटमीटर उसी प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी इंडक्शन वॉटमीटर पर्टिकुलरली एक ऐसा वॉटमीटर है जो कि इंडक्शन इफेक्ट पे काम करता है। अब यहाँ जो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर वॉटमीटर आया है, ये क्या है? मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, मूविंग कॉइल के बारे में हमने बताया था यूनिट 1 में। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट जो है इनको हम फर्दर, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट जो है ये हमारे दो तरह के हो सकते हैं। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में एक हमारा होता है पीएमएमसी, जिसको हम यूनिट 1 में कवर कर चुके हैं। पीएमएमसी यानी कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, नाम आ रहा है इसमें मूविंग कॉइल। एंड सेकंड में जो होते हैं वो होते हैं हमारे डायनामो टाइप, जो कि अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, डायनामो टाइप। तो एक जो हमारा मूविंग कॉइल है उसमें क्या है, पीएमएमसी, और दूसरा जो है वो डायनामो टाइप। अगर देखा जाए दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल लगभग एक जैसा ही है। कैसे? आपको मैंने बताया था जब डायनामो टाइप जब हमने पीएमएमसी की बात की थी, बताया था पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें एक स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के लिए हम परमानेंट मैग्नेट का यूज करते हैं। यानी दो परमानेंट मैग्नेटिक पोल अपने देखे थे, पी और एन, है ना, एन और एस, सॉरी एन और एस आपने देखे थे, नॉर्थ और साउथ, वो परमानेंट मैग्नेटिक पोल थे जिनकी हेल्प से हम स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि आपने कितनी स्ट्रेंथ वाला परमानेंट मैग्नेट यूज किया है। और फिर हम उसमें कॉइल प्लेस करते हैं, कॉइल में हम करंट फ्लो कराते हैं, कॉइल को हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई से जोड़ते हैं, तो हम देखते हैं एक टॉर्क डेवलप होता है। उस टॉर्क डेवलपमेंट के कारण ही हमारी कॉइल वहां मूव करती है स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड में। और कॉइल के साथ ही अपने पॉइंटर जोड़ा होता है, तो जैसे जैसे कॉइल मूव करती है आपका पॉइंटर भी मूव करता है स्केल पे। ये इसका वर्किंग फिनोमेना था, किसका? पीएमएमसी का। अब सिंपल सा हमें चेंज करना है क्या? अगर हम परमानेंट मैग्नेट की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी परमानेंट मैग्नेट को रिप्लेस करके इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कर ले, तब ये हमारा इंस्ट्रूमेंट बन जाता है डायनामो टाइप इंस्ट्रूमेंट। यानी डायनामो टाइप इंस्ट्रूमेंट का जो प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल, वो बिल्कुल सेम है हमारा पीएमएमसी के जैसे। द ओनली डिफरेंस इज दैट इन द केस ऑफ पीएमएमसी यूज परमानेंट मैग्नेट एंड इन द केस ऑफ डायनामो टाइप इंस्ट्रूमेंट यू यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। हम इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाएंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको पता है किसी भी हमें कोर पर जो कि मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई, नॉर्मली हम सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं, उसके चारों तरफ एक कॉइल लपेट देते हैं जो कि कॉपर या एल्यूमिनियम की बनी होती है। जैसे उस कॉइल में करंट फ्लो होगा तो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटाइज हो जाता है और एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। यानी इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के लिए आपको सप्लाई की जरूरत होती है, और इस तरह के मैग्नेट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। जबकि परमानेंट मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा बना रहता है। तो यही इसमें डिफरेंस है। तो ये हम इसमें इलेक्ट्रोडायनामो टाइप वॉटमीटर हमारे ऐसे वॉटमीटर है जो कि डायनामो टाइप इंस्ट्रूमेंट का ही हमारा एक टाइप है, और इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करेंगे। बाकी इंडक्शन टाइप वॉटमीटर आप पढ़ ही चुके हैं कि इंडक्शन टाइप वॉटमीटर हमारा बिल्कुल वैसे इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करेगा। अब अगर हम देखें कि हमारा जो इलेक्ट्रोडायनामो टाइप वॉटमीटर है, इसकी हेल्प से आप एसी और डीसी दोनों पावर का मेजरमेंट कर सकते हैं। अब आपको पता है इलेक्ट्रिकल सर्किट के केस में ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई वी हैव टू टाइप्स ऑफ सर्किट, दैट इज एसी सर्किट एंड डीसी सर्किट। दो तरह के सर्किट हो सकते हैं। अगर एसी और डीसी दोनों का पावर मेजरमेंट आपको करना है तो हम प्रेफर करते हैं डायनामो टाइप इंस्ट्रूमेंट को, जबकि इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट जो केवल एसी पावर को ही मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। क्योंकि आपको पता है इंडक्शन इफेक्ट जो है वो केवल एसी सप्लाई में ही देखने को मिलता है, डीसी सप्लाई में काम नहीं करता। फैराडे के आपने रूल्स पढ़े हो, फैराडे लॉ पढ़े हो, तो आपको पता है जब फ्लक्स हमारा अल्टरनेटिंग होगा तभी हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है, अदरवाइज नहीं। तो इंडक्शन इफेक्ट जो है केवल एसी सप्लाई के केस में काम करेगा, इसलिए हम इंडक्शन टाइप वॉटमीटर का यूज केवल एसी पावर को मेजर करने में कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रोडायनामो टाइप वॉटमीटर का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिखा रखा है। इलेक्ट्रोडायनामो टाइप वॉटमीटर में हम देखते हैं कि दो हमारी एक आयरन बेसिकली स्टील या आयरन को या किसी भी तरह के मैग्नेटिक मटेरियल पर हमारी कॉइल लिपटी होती है जो कि फिक्स्ड कॉइल होती है। इन फिक्स्ड कॉइल को जैसे ही आप सप्लाई से जोड़ते हैं, आप देख रहे हैं कॉइल का एक एंड यहाँ जुड़ा है, एक यहाँ जुड़ा है, जैसे इस कॉइल को हम सप्लाई से जोड़ेंगे तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेंगे। बेसिकली इन फिक्स्ड कॉइल का काम क्या हुआ बच्चे, इन फिक्स्ड कॉइल का काम हुआ मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करना। यानी जैसे ही हम इंस्ट्रूमेंट को सप्लाई से जोड़ेंगे तो ये जो हमारी फिक्स्ड कॉइल है इनमें एक क्या होगा, मैग्नेटिक, इनकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगा। इसके बीच में हमारी एक कॉइल रखी हुई है जो कि मूविंग कॉइल है, यानी कि ये क्या है, फ्री टू मूव है, इजीली मूव कर सकती है। इसी कॉइल के साथ आपने किसको जोड़ा है, पॉइंटर को जोड़ा है। अब इस मूविंग कॉइल को भी आपने सप्लाई से जोड़ा हुआ है। अब जैसे ही इंस्ट्रूमेंट को सप्लाई आप देंगे, सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं ये एक स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेंगे। अब इन इलेक्ट्रोमैग्नेट में
जो डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ये डिपेंड करता है कि सप्लाई करंट का वैल्यू कितना है। अगर सप्लाई करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, और अगर सप्लाई करंट का वैल्यू कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा वीक होगा। यानी इनमें जो डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ करंट फ्लो इन दिस कॉइल। तो इन फिक्स्ड कॉइल में जैसे ही करंट फ्लो होगा तो ये क्या होगी, हमारे मैग्नेटाइज हो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। साथ ही साथ जो हमारी मूविंग कॉइल है उसको भी हमने सप्लाई से जोड़ा है। अब हम सभी ये कॉन्सेप्ट जानते हैं कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी करंट कैरिंग कॉइल को हम रखते हैं तो उस करंट कैरिंग कॉइल में वो एक फोर्स का एक्सपीरियंस करती है और उसकी वजह से एक टॉर्क डेवलप होता है, और टॉर्क की वजह से ये कॉइल जो है हमारी मूव करने लगती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही। अब जैसे इसको सप्लाई से जोड़ेंगे तो मूविंग कॉइल मूव करने लगेगी। अब मूविंग कॉइल में प्रोड्यूस टॉर्क कितना होगा, यानी ये कॉइल कितनी तेजी से घूमेगी, धीरे से घूमेगी, ये डिपेंड करता है इसमें फ्लो होने वाली करंट पर। यानी यहाँ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो हमारा अमाउंट ऑफ करंट पर डिपेंड करेगा। तो जितनी ज्यादा सप्लाई होगी उतनी ही ज्यादा इसमें डिफ्लेक्शन हमें मिलेगा। तो अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूविंग कॉइल में करंट फ्लो होगी तो इसमें हमें डिफ्लेक्शन मिलेगा। उस डिफ्लेक्शन की वजह से पॉइंटर भी हमारा स्केल पे मूव करेगा और पॉइंटर की हेल्प से हम क्या करेंगे, उस रीडिंग को नोट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर आप सभी को सिंप्लीफाइड एक डायग्राम दिखाया है। ऑल्दो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप डायग्राम कहीं से भी देखें, जो भी आपके पास लोकल ऑथर की बुक है, स्टैंडर्ड ऑथर की बुक है, या आप गूगल कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आप जो भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपका हो, जो भी आपको डायग्राम इजी लग रहा है वो डायग्राम की आप प्रैक्टिस करना शुरू करें। आपको ये इजी लग रहा है ये करें, या कहीं और आपने डायग्राम देखा है तो उसकी प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। यहाँ आप सभी की ईज के लिए हमने कंट्रोलिंग टॉर्क वाला, डैम्पिंग टॉर्क वाला कोई भी अरेंजमेंट नहीं दिखाया, क्योंकि मैंने आपको बताया था जितने भी इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन सभी इंस्ट्रूमेंट्स में कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने का भी अरेंजमेंट हम करते हैं। आमतौर पे डैम्पिंग के लिए हम डैम्पिंग के लिए हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज करते हैं, और कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए हम या तो ग्रेविटी कंट्रोल या फिर स्प्रिंग कंट्रोल का यूज करते हैं। तो वो हमने दिखाया नहीं है, आप चाहें तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ चारों तरफ कॉइल दिखा सकते हैं, स्प्रिंग जो कि कंट्रोलिंग स्प्रिंग हो जाएगी, और इसको एक पिस्टन की हेल्प से एयर चैम्बर में बंद करके दिखा सकते हैं, जो कि इसको एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं ये जो हमारी कॉइल है, ये कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमेगी, और जैसे जैसे ये मूव करेगी वैसे वैसे हम पॉइंटर पे रीडिंग नोट करते जाएंगे। तो बेसिकली वॉटमीटर का जो हम मतलब समझते हैं, वॉटमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि पावर को मेजर करता है, और पावर मतलब आपको पता है ये हमारा मेजर करेगा किसको, पावर मतलब प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, है ना। पावर मतलब क्या होता है, वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट। तो ये क्या करेगा, बेसिकली हमारा एक दो करंट कैरिंग कंडक्टर होंगे। द इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर वॉटमीटर वर्क्स ऑन द डायनेमोमीटर प्रिंसिपल, दैट इज अ मैकेनिकल फोर्स एक्ट बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ कॉइल्स। इट कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड कॉइल व्हिच इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स which are parallel to each other। यानी एक ही कॉइल के दो हिस्से कर रखे हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल है। तो फिक्स कॉइल क्या है, बेसिकली हमने दो पार्ट में तोड़ दी है, एंड इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड व्हाइल द मूविंग कॉइल इज कनेक्टेड अक्रॉस द लोड। जबकि जो मूविंग कॉइल है वो देख रहे हैं आप किस में जोड़ी है, हमने लोड के अक्रॉस जोड़ी है। यानी ये वाली जो कॉइल है फिक्स कॉइल, ये इसके कनेक्शन कैसे हैं, सीरीज में, और ये जो मूविंग कॉइल है ये हमारी क्या है, पैरेलल में कनेक्ट हुई है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये करंट का मेजरमेंट और ये वोल्टेज का मेजरमेंट कर रही है, और इस तरीके से जो टोटल डिफ्लेक्शन हमें मिलेगा वो वोल्टेज और करंट दोनों की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से ये जो वॉटमीटर है ये क्या कर रहा है, पावर का मेजरमेंट कर रहा है। ठीक है, तो वॉटमीटर को जैसे हम सर्किट से कनेक्ट करेंगे पावर को मेजर करेगा। द करंट कॉइल कैरीज द लोड करंट एंड पोटेंशियल कॉइल कैरीज द करंट प्रोपोर्शनल टू द लोड वोल्टेज। यानी यहाँ पर हम कहेंगे इसमें जो हमारी ये वाली जो है इसको हम सीरीज कॉइल कह सकते हैं, या करंट कॉइल भी कहेंगे क्योंकि करंट का मेजरमेंट कर रही है। जबकि ये जो कॉइल है हमारी मूविंग कॉइल ये पैरेलल में लगी है, तो उसको हम प्रेशर कॉइल, वोल्टेज कॉइल या कह सकते हैं शंट वाइंडिंग भी कह सकते हैं, जो कि क्या कर रही है, जिसमें फ्लो होने वाली करंट डायरेक्टली हमारे सप्लाई वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूं कि जो हमारी ये वाली कॉइल है, परमानेंट कॉइल, फिक्स्ड कॉइल जो है, बेसिकली ये करंट, इनमें करंट को मेजर कर रही है और ये हमारी वोल्टेज को। इस तरीके से जो हमारा टोटल डिफ्लेक्शन मिलेगा इन दोनों कॉइल की वजह से, यानी पॉइंटर में जो डिफ्लेक्शन मिलेगा वो प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज इनटू
करंट के। तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट का पॉइंटर हमारी वो पावर की रीडिंग को इंडिकेट करेगा। ठीक है, अब यहाँ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और इस सब का हमारा क्या फॉर्मूला होगा वो सब हमने बताया है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। अब इनके एडवांटेज की बात करें, जैसे कि बताया था डायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इसको आप एसी या डीसी दोनों पावर के मेजरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। सो डायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज फॉर एसी एज वेल एज डीसी पावर। इसका स्केल यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म होने का मतलब है ये जो हमारी रीडिंग होती है उसमें इक्वल इंटरवल हो, जैसे कि यहाँ आपको दिया है, मान लीजिए 0 है, फिर 5, फिर 10, फिर आप 15, फिर 20, फिर 25 ऐसे, या फिर आप देखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो आप देख रहे हैं हर एक रीडिंग में जो इंटरवल है वो कितना है, कैसा है, इक्वल है। तो इस तरह के स्केल को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्केल। जबकि कुछ स्केल ऐसे भी होते हैं जिनका स्केल यूनिफॉर्म नहीं होता, जैसे हम देखते हैं यहाँ 1 और फिर यहाँ छोटी छोटी रीडिंग, यहाँ सीधे 5, यहाँ छोटी छोटी रीडिंग, फिर सीधे 10, ऐसे छोटी छोटी। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा स्केल है इसके बीच हर एक रीडिंग के बीच जो डिफरेंस है या इंटरवल है वो इक्वल नहीं है। तो हमारे डायनेमो टाइप वॉटमीटर के केस में स्केल कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। और अगर हम इसकी डिजाइनिंग प्रॉपर करें तो इसकी एक्यूरेसी भी ठीक ठाक होती है। तो डायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है एसी डीसी दोनों के लिए यूज किए जा सकते हैं, यूनिफॉर्म स्केल होता है और इनकी एक्यूरेसी भी ठीक ठाक होती है। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, यहाँ हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं इंडक्शन टाइप वॉटमीटर की। अब इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट ऑल्दो आप यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं। यूनिट 1 में हमने बताया था ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी के इंडक्शन इफेक्ट पे काम करते हैं उसको हम इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और इंडक्शन टाइप की जब हमने बेसिक कंस्ट्रक्शन बताई थी, आप चाहे तो वो वाला डायग्राम बनाए या ये वाला डायग्राम बनाए, बात एक ही है, जो भी डायग्राम चाहे आप बना सकते हैं। इंडक्शन टाइप वॉटमीटर भी होता है और इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर भी आगे आएगा। तो ये जो टॉपिक है ये 3 बार आप देख रहे हैं आ चुका। जैसे पहले हमने पढ़ा यूनिट 1 में कि इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, तभी आ गया टॉपिक। दूसरा अब इंडक्शन टाइप वॉटमीटर पढ़ रहे हैं, अभी आ गया। और तीसरा इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर आगे आएगा। तो आप देख रहे हैं इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट 3 बार आ चुका है, यानी ऑब्वियस सी बात है कि इंपॉर्टेंट है। तो इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट की कंस्ट्रक्शन आप पहले भी देख चुके हैं। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होता है इनमें अगर हम मेन मैकेनिज्म की इसकी बात करें तो इसके मूविंग मैकेनिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसके अंदर एल्यूमिनियम की एक डिस्क होती है, मैंने बताया था। और ये एल्यूमिनियम की डिस्क को हम शाफ्ट से कनेक्ट कर देते हैं। एल्यूमिनियम की डिस्क बहुत लाइट वेट होती है और इस डिस्क के लिए हम एल्यूमिनियम को इसीलिए प्रेफर करते हैं बिकॉज एल्यूमिनियम लो डेंसिटी मटेरियल है, इसका डेंसिटी बहुत कम होता है, तो बहुत हल्के से टॉर्क से भी ये डिस्क इजीली मूव कर सकती है। तो ये डिस्क जो है ये इसके मूविंग मैकेनिज्म का पार्ट है कि जैसे ही इस पर एक टॉर्क काम करेगा ये डिस्क बहुत इजीली मूव करने लगेगी। एक्चुअली होता क्या है, इस डिस्क को हम एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं और इस मैग्नेटिक फील्ड में रखने के कारण इसमें 2 टॉर्क डेवलप होंगे जो इस तरीके से डेवलप होंगे कि डिस्क को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराने का काम करेंगे। द इंडक्शन टाइप वॉटमीटर कैन बी यूज टू मेजर एसी पावर ओनली। ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है केवल एसी पावर मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है बिकॉज इंडक्शन इफेक्ट जो है केवल हमारी एसी पावर के केस में ही एग्जिस्ट करता है। द वर्किंग ऑफ इंडक्शन टाइप वॉटमीटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करती है। द इंडक्शन वॉटमीटर कंसिस्ट ऑफ 2 लैमिनेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेट, शंट मैग्नेट एंड सीरीज मैग्नेट। अब इसमें आप देखेंगे ये वाली हमारी शंट मैग्नेट है और ये सीरीज मैग्नेट। तो इसके 2 पार्ट होते हैं, शंट और सीरीज। अब शंट और सीरीज से आपको एक बात और समझ में आ रही होगी, शंट मैग्नेट के ऊपर भी हमारी कॉइल लिपटी हुई है, आपको दिखाई दे रही है, और हमारी सीरीज मैग्नेट के ऊपर भी एक कॉइल लिपटी हुई है। इनको हम प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल कहते हैं। यानी शंट मैग्नेट के ऊपर जो कॉइल लिपटी हुई है हमारी प्रेशर कॉइल, और सीरीज मैग्नेट के ऊपर जो कॉइल लिपटी हुई है उसको हम करंट कॉइल या सीसी कहते हैं। बेसिकली प्रेशर कॉइल जो है ये हमारा वोल्टेज के को मेजर करती है और करंट कॉइल जो है ये हमारे करंट को मेजर करती है। तो इस तरीके से दोनों मिलाकर हमारा वोल्टेज और करंट का मेजरमेंट कर रही है। इस तरीके से टोटल जो टॉर्क डेवलप होगा वो वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होगा। यानी कि यहाँ जो वॉटमीटर हमने यूज किया है, ये वॉटमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो किसको मेजर करेगा, अमाउंट ऑफ पावर को मेजर करेगा। The shunt magnet is connected across the supply and carries a current proportional to the supply voltage। यानी जो शंट मैग्नेट है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसको हमने सप्लाई के अक्रॉस में कनेक्ट किया है, यानी सप्लाई के पैरेलल में कनेक्ट है।
इसके अलावा अगर हम देखें सीरीज मैग्नेट को, तो सीरीज मैग्नेट सप्लाई के सीरीज में कनेक्ट है, इसलिए हम इसको सीरीज मैग्नेट कहते हैं। जबकि शंट मैग्नेट जो होती है वो हमारे लोड के अक्रॉस ये पैरेलल में या कह लीजिए शंट में कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई दिस मैग्नेट इज नोन एज शंट मैग्नेट। ऑन द अदर हैंड सीरीज मैग्नेट इज कनेक्टेड इन द सीरीज ऑफ सप्लाई, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सीरीज मैग्नेट। अब शंट मैग्नेट जो है इसमें बताया गया कि जो हमारी शंट मैग्नेट है इसके अंदर जो करंट फ्लो होगी वो हमारी सप्लाई वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगी, और सीरीज मैग्नेट में जो करंट फ्लो होगी वो हमारी सप्लाई करंट के प्रोपोर्शनल होगी। द कॉइल ऑफ शंट मैग्नेट इज मेड हाईली इंडक्टिव सो दैट द करंट इन इट लैग्स द सप्लाई वोल्टेज बाय 90 डिग्री, यानी कि जो शंट मैग्नेट के ऊपर कॉइल लिपटी हुई है हाईली इंडक्टिव होती है। द सीरीज मैग्नेट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सप्लाई एंड कैरीज द लोड करंट। तो जो शंट मैग्नेट है वो हमारी क्या करती है, वोल्टेज, एक तरीके से कह लो वोल्टेज का मेजरमेंट कर रही है जो शंट मैग्नेट पे लिपटी हुई कॉइल है, और सीरीज मैग्नेट पे जो कॉइल हमने वाउंड किया है, लपेटी है, वो कॉइल हमारी करंट का मेजरमेंट कर रही है। द कॉइल ऑफ सीरीज मैग्नेट इज मेड हाईली नॉन इंडक्टिव एंड a thin disc mounted on a spindle is placed between the two magnets so that it cuts the flux of the two magnets। इन दोनों मैग्नेट के बीच में हमने स्पिंडल पर लगी हुई एक एल्यूमिनियम की हल्की सी डिस्क का यूज किया है। ये इस तरीके से डिस्क हमने लगाई है कि दोनों मैग्नेट के ठीक बीच में है। When the wattmeter is connected in an AC circuit, the current flows through the coil of the shunt magnet that is proportional to the supply voltage and the series magnet carries the load current। तो जैसे हम इंस्ट्रूमेंट को सप्लाई से जोड़ते हैं तो हमारी शंट मैग्नेट पर लगी हुई जो कॉइल है वो वोल्टेज को, और सीरीज मैग्नेट पर लगी हुई जो कॉइल है वो हमारी करंट को मेजर करती है। द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द टू मैग्नेट इज इंड्यूस्ड एडी करंट इन द एल्यूमिनियम डिस्क बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण दोनों जो हमारी मैग्नेट है यानी शंट मैग्नेट, सीरीज मैग्नेट, ये हमारी एल्यूमिनियम डिस्क में एडी करंट्स को इंड्यूस करती है। ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द फ्लक्सेस एंड एडी करंट अ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड इन द डिस्क। तो ये जो हमारी एडी करंट प्रोड्यूस हुई है उसकी वजह से हमारा एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डेवलप हो जाता है डिस्क में, और वो डिस्क हमारी धीरे धीरे इन मैग्नेट्स के बीच में क्या करने लगती है, मूव करने लगती है। अब इसका टॉर्क इक्वेशन जो है, टॉर्क हमारा कैसे डेवलप होता है, रिजल्टेंट टॉर्क का वैल्यू क्या होता है। तो रिजल्टेंट टॉर्क जो होता है हमारा वो एक टॉर्क T1 डेवलप हुआ, T1 इज इक्वल्स टू हमारा KISE इंटू QSH cos phi, और इसी तरीके से दूसरा जो टॉर्क डेवलप हुआ वो हुआ KISH यानी शंट कॉइल में करंट, और ISC हमारी सीरीज में फ्लक्स ड्यू टू शंट मैग्नेट एंड फ्लक्स ड्यू टू सीरीज मैग्नेट QSH और QSE से हमने रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरीके से दो टॉर्क डेवलप होंगे और कुल मिला के जो टोटल टॉर्क होगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वो प्रोपोर्शनल होगा VI cos phi के। अब यहाँ VI cos phi से मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ VI टर्म आई है, यानी टॉर्क हम कह सकते हैं टॉर्क TD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये जो इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर डेवलप टॉर्क हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इंस्ट्रूमेंट में, पावर के। अब ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। पहला एडवांटेज जो है स्केल इसका यूनिफॉर्म होता है, डैम्पिंग इनमें ठीक ठाक प्रोवाइड हो जाती है एडी करंट इफेक्ट की वजह से, स्ट्रे फील्ड का कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता है। डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहला डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये कि इसका यूज केवल हम एसी पावर मेजरमेंट में ही कर सकते हैं। लो एक्यूरेसी होती है क्योंकि इसमें मूविंग मैकेनिज्म बहुत ज्यादा है, तो फ्रिक्शन की वजह से या हमारे पार्ट्स की एजिंग हो जाने की वजह से, पुराने हो जाने की वजह से कई बार एक्यूरेट रीडिंग हमारी नहीं आती है। टेम्परेचर की वजह से रीडिंग हमारी इफेक्ट हो जाती है, और पावर कंजप्शन भी इसका ज्यादा होता है। तो हमारे जो दोनों वाटमीटर हमने पढ़े, डायनेमो टाइप वाटमीटर और इंडक्शन टाइप वाटमीटर, इनका कंपैरिजन क्या है। अब जब हम बात करते हैं डायनेमो टाइप वाटमीटर की तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ये हमारा एक ऐसा मेजरिंग डिवाइस है जो कि हमारा इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर इफेक्ट पे काम करता है, और इसकी हेल्प से हम AC और DC दोनों सर्किट में पावर का मेजरमेंट कर सकते हैं। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट हमारा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, और इसकी हेल्प से आप केवल AC पावर का मेजरमेंट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल बात करें तो ये हमारा मैकेनिकल फोर्स काम करता है। अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कॉइल को रखते हैं तो उसमें एक फोर्स काम करता है, ये हमारा इस प्रिंसिपल पर काम करता है। अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल को रखते हैं, डिस्क को रखते हैं, तो एडी करंट की वजह से इसमें एक क्या हो जाता है, टॉर्क डेवलप हो जाता है। उसके बाद और हमारे क्या हो जाएंगे, इसकी हेल्प से हम
सर्किट की बात करें तो डायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट को हम एसी डीसी दोनों ही सर्किट में पावर मेजरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, जबकि जो इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है इसे केवल हम एसी सर्किट में ही यूज कर सकते हैं। डायनेमो टाइप वोल्टमीटर की एक्यूरेसी ज्यादा होती है, इंडक्शन टाइप वोल्टमीटर की एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं होती। डायनेमो टाइप वोल्टमीटर में बहुत ज्यादा पार्ट्स नहीं होते, सिंपल हमारी क्या होती है 2 कॉइल्स होती है जिनको हम फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल के नाम से जानते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो उसमें बहुत सारे पार्ट हैं, शंट मैग्नेट, सीरीज मैग्नेट, डिस्क, एल्यूमिनियम डिस्क, पॉइंटर, बहुत सारा इसका मैकेनिकल जो मैकेनिज्म है बहुत सारा है। पावर कंजप्शन डायनेमो टाइप वोल्टमीटर का कम होता है, इंडक्शन टाइप वोल्टमीटर का पावर कंजप्शन ज्यादा होता है। मूविंग कॉइल की बात करें डायनेमो टाइप वोल्टमीटर में हमारी प्रेशर कॉइल जो होती है वही मूविंग कॉइल की तरह काम करती है, यानी हमने देखा था जो फिक्स्ड कॉइल है उसको हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में, और जो हमारी मूविंग कॉइल है उसे करते हैं हम पैरेलल में कनेक्ट, तो मूविंग कॉइल को ही हम प्रेशर कॉइल कहते हैं। इंडक्शन टाइप वोल्टमीटर में हमारी कोई मूविंग कॉइल नहीं होती, केवल एल्यूमिनियम डिस्क होती है जो एक मूविंग पार्ट होता है। अगर हम करें फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज का इस पर क्या चेंज है, तो इस पर फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज का कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इंडक्शन टाइप वोल्टमीटर में फ्रीक्वेंसी में चेंज होने पर या वोल्टेज में चेंज होने पर इसकी जो रीडिंग है या इसका जो ऑपरेशन है वो अफेक्ट होता है। वेट ऑफ मूविंग सिस्टम की बात करें तो डायनेमो टाइप वोल्टमीटर में ऑब्वियस सी बात है, जब हमने देखा इसकी कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा पार्ट नहीं है जिसकी वजह से उतना ज्यादा हैवी वेट नहीं होता। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारे अरेंजमेंट है, शंट मैग्नेट, सीरीज मैग्नेट और हमारा ब्रेकिंग अरेंजमेंट, बहुत सारी चीजें, डिस्क भी है जिसकी वजह से बहुत हैवियर हो जाता है। डैम्पिंग की बात करें इसमें हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज करते हैं और इसमें हम एडी करंट डैम्पिंग का यूज करते हैं। तो ये हमारे दोनों इंस्ट्रूमेंट जो थे जिनका यूज हम पावर मेजरमेंट के लिए करते हैं, जो कि हमारा डायनेमो टाइप वॉटमीटर हुआ और इंडक्शन टाइप वॉटमीटर हुआ। आई होप दोनों आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, दोनों का कंपैरिजन भी आपको समझ में आ गया होगा। आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, आपको दोनों के ही कंस्ट्रक्शनल डायग्राम अच्छे से बनाने की प्रैक्टिस करनी है, चाहे आप ये वाले डायग्राम प्रैक्टिस करें या यूनिट 1 में जैसे बताए थे उससे कर लें या आप किसी और सोर्स से कर रहे हैं, बट आप जो भी कंस्ट्रक्शनल डायग्राम है इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। साथ ही साथ ये जो भी कंपैरिजन टेबल हमने बताया है कि इंडक्शन टाइप में और डायनेमो टाइप वॉटमीटर में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये वॉटमीटर वाले टॉपिक में भी आपको काम आएगा, यानी आपसे पूछा जाए इंडक्शन टाइप और डायनेमो टाइप वॉटमीटर क्या होते हैं, इनका डिफरेंस, तो भी आप कर लेंगे। ये आपसे इंडिविजुअल पूछा गया कि डायनेमो टाइप वॉटमीटर क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन आया इंडक्शन टाइप वॉटमीटर के, तब भी काम आएगा। और यूनिट 1 में जो हमने पढ़ा इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट और डायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट या मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, तब भी आपको काम आएगा। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो एक कंपैरिजन टेबल आपको करनी है। अब दूसरा, अभी तक तो हमने जो पढ़ा वो हम सिंगल फेज एसी और डीसी सर्किट में किस तरीके से हम सिंगल फेज पावर का मेजरमेंट करते हैं। अब जहाँ फेज की बात आ जाती है, यानी ऑब्वियसली एसी सर्किट की बात आ रही है, क्योंकि डीसी में हमारा फेज का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं। एसी सर्किट में आपको पता है 2 तरह के हमारे सर्किट हो सकते हैं, सिंगल फेज एंड 3 फेज। 3 फेज को हम पॉलीफेज सिस्टम भी कहते हैं। जब भी आप 3 फेज की बात करते हैं तो नेम ऑफ 3 फेजेस जो हमारे होते हैं वो होते हैं आर, वाई, बी, और ये तीनों फेजेस की जो कॉइल होती है 120 डिग्री अपार्ट होती है। तो हमें जब 3 फेज सिस्टम में यानी 3 फेज एसी सिस्टम में पावर का मेजरमेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं, 3 वॉटमीटर मेथड, 2 वॉटमीटर मेथड एंड सिंगल वॉटमीटर मेथड। इसमें 2 कंडीशन मैं आपको बताऊंगी कि क्या होती है, वो हमारी बैलेंस्ड लोड एंड अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड कंडीशन क्या होती है। जब भी आप 3 फेज की बात करते हैं तो 3 कॉइल होती हैं, नेमली आर, वाई, बी, ये आर, ये वाई और ये बी, जो भी हम इन्हें नाम दे दें, आर, वाई, बी 3 कॉइल हैं जो कि एक दूसरे से 120 डिग्री के फेज डिफरेंस पर हैं। तो बेसिकली हमारी आर फेज की कुछ पावर होगी, वाई फेज की भी कुछ पावर होगी और बी फेज की भी कुछ पावर होगी, और हमें इन तीनों की कलेक्टिव पावर को मेजर करना है। तो इस तरह के सिस्टम को हम कहेंगे 3 फेज पावर मेजरमेंट सिस्टम। आप इसमें 3 मेथड जो हैं वो 3 वॉटमीटर यूज करेंगे, 2 वॉटमीटर यूज करेंगे या 1 वॉटमीटर मेथड का यूज करेंगे। ये डिपेंड करता है कि जो हमारा 3 फेज सिस्टम है वो बैलेंस कंडीशन में है या अनबैलेंस कंडीशन में। अब ये बैलेंस्ड और अनबैलेंस कंडीशन क्या है कि यदि हमारे जो तीनों फेज हैं उसमें हमने एक ऐसा 3 फेज लोड कनेक्ट किया है जिसमें तीनों फेज में लोड जो है सेम है, यानी तीनों फेज में जो करंट है वो बराबर है, तब हम इसे कहेंगे बैलेंस कंडीशन।
ऑन दी अदर हैंड अगर हमारा 3 फेज सिस्टम कुछ इस तरीके का है कि तीनों फेज जो है उससे कनेक्टेड लोड अलग अलग है और तीनों फेज में फ्लो होने वाली करंट का वैल्यू अलग अलग है, तो हम इसे कहेंगे अनबैलेंस्ड लोड। यानी कि अगर आपकी बैलेंस कंडीशन है तो तीनों में पावर लगभग क्या होगी, बराबर ही होगी। भाई जो पावर इसमें होगी वही पावर ये कंज्यूम करेगा, वही, क्योंकि तीनों में लोड करंट का वैल्यू सेम है। तो अगर हमारा 3 फेज सिस्टम बैलेंस कंडीशन में है तब हम सिंगल वॉट मीटर मेथड से भी इसकी पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? भाई अगर आपको एक की पावर पता चल गई, मैं कहने लगूं ये पी आर है, ये पी वाई है, पी वाई और ये पी बी, यानी पावर इन आर फेज, पावर इन वाई फेज एंड पावर इन बी फेज, और मैं कह रही हूं ये बैलेंस कंडीशन में है। बैलेंस कंडीशन का मतलब है तीनों में हमारी पावर क्या होगी, सेम। तो हम एक वॉट मीटर से निकाल सकते हैं ना, एक वॉट मीटर की रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 3। तो टोटल पावर कैसे निकाल लेंगे? टोटल पावर आप निकाल लेंगे एक फेज की पावर उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, सिंपल सी बात है। भाई तीनों के पास बराबर पावर है तो मेजर हर एक को क्यों करना, किसी एक फेज की पावर को मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिंगल वॉट मीटर और उस पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। इस तरीके से हमारे पास टोटल पावर आ जाएगी। ऑन दी अदर हैंड, ये तो हमारे बैलेंस कंडीशन वाली बात हुई। अगर हम बात करते हैं कंडीशन है अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड का मतलब है अनबैलेंस्ड का मतलब है कि तीनों जो फेज हैं इनमें हमारी जो फ्लो होने वाली करंट और पावर मतलब कह लीजिए अलग अलग है। तीनों फेज में पावर जो है पी आर, पी वाई, पी बी का वैल्यू अलग अलग है। तो ऑब्वियस सी बात है फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 3 वॉट मीटर मेथड का यूज करना पड़ेगा। यानी हम 1 वॉट मीटर W1 लगाएंगे जो कि पी आर का मेजर करेगा पावर, फिर W2 लगाएंगे जो कि पी वाई को मेजर करेगा, पी वाई को मेजर करेगा। इसी तरीके से तीसरा वॉट मीटर W3 लगाएंगे जो कि पी बी को मेजर करेगा। तो हम तीनों की रीडिंग को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल पावर आ जाएगी। यही तो तरीका होगा। भाई तीनों की पावर अलग अलग है तो तीनों की पावर को सेपरेट 3 वॉट मीटर की हेल्प से मेजर कर लो। यानी पहला वॉट मीटर आर फेज की पावर को नापेगा, दूसरा वॉट मीटर वाई फेज की पावर को नापेगा, तीसरा वॉट मीटर बी फेज की पावर को नापेगा और तीनों वॉट मीटर की रीडिंग का जो सम आएगा, टोटल आएगा, वो हमारी टोटल कंज्यूम्ड पावर को दिखाएगा। तो इसके लिए हम यूज करेंगे 3 वॉट मीटर मेथड। लेकिन इन तीनों ही मेथड में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो हमारा 2 वॉट मीटर मेथड है। 2 वॉट मीटर मेथड जो है इसका यूज आप बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड दोनों लोड के लिए कर सकते हैं। यानी 2 वॉट मीटर मेथड बहुत ज्यादा पॉपुलर मेथड इसलिए है क्योंकि इसकी हेल्प से आप बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड दोनों ही कंडीशन में पावर का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ सिंपली सबसे पहले 3 फेज पावर मेजरमेंट को देख लेते हैं, जहां हमने 3 वॉट मीटर मेथड को एक्सप्लेन किया है जिसमें 3 फेज की पावर को मापने के लिए 3 अलग अलग वॉट मीटर का यूज किया गया है। हेयर इट इज अप्लाइड टू 3 फेज 4 वायर सिस्टम। करंट कॉइल ऑफ ऑल द 3 वॉट मीटर्स मार्क्ड एज 1, 2, 3 आर कनेक्टेड टू रेस्पेक्टिव फेज मार्क्ड एज 1, 2, 3। प्रेशर कॉइल ऑफ ऑल द 3 वॉट मीटर आर कनेक्टेड टू कॉमन पॉइंट एट न्यूट्रल। बेसिकली जब भी हम वॉट मीटर की बात करते हैं, अभी हमने डायनमो टाइप वॉट मीटर देखा, अभी हमने इंडक्शन टाइप वॉट मीटर देखा, तो आपने देखा इसमें 2 कॉइल होती है, एक प्रेशर कॉइल होती है, करंट कॉइल होती है। प्रेशर कॉइल का काम होता है वोल्टेज को मेजर करना और करंट कॉइल का काम होता है करंट को मेजर करना। तो हर एक वॉट मीटर की जो करंट कॉइल है आप देख रहे हैं, ये हमारी क्या है, करंट कॉइल, जिसमें हमने हर एक फेज के से सीरीज में जोड़ा। ये फेज 1, फेज 2, फेज 3 जो भी इनके नाम हो, आर वाई बी। तो हमने पहले वॉट मीटर की करंट कॉइल को फेज के सीरीज में जोड़ दिया, दूसरे वॉट मीटर की करंट कॉइल को इसके सीरीज में जोड़ दिया, तीसरे वॉट मीटर की करंट कॉइल को इसके सीरीज में जोड़ दिया। अब इसके ठीक नीचे प्रेशर कॉइल है, ये हमारी, ये सभी की सीसी है करंट कॉइल, और नीचे जो दिखाई है ये हमारी पीसी है यानी कि प्रेशर कॉइल। तो हर एक वोल्ट मीटर में 2 कॉइल होती है, सीसी और पीसी। सीसी का काम होता है करंट को मेजर करना और पीसी का काम होता है वोल्टेज। तो प्रेशर कॉइल को कहाँ लगाया है, 2 फेज के अक्रॉस। तो आप देख रहे हैं पहला फेज और न्यूट्रल के बीच में लगाया है। ये रहा न्यूट्रल, न्यूट्रल कहें या कॉमन कहें, बात एक ही है। तो ये हमारा क्या है, न्यूट्रल पॉइंट, क्योंकि ये कैसा है, 3 फेज 4 वायर सिस्टम है। तो पहला फेज और न्यूट्रल। इसी तरीके से दूसरे वॉट मीटर की भी जो हमने प्रेशर कॉइल है उसको कैसे जोड़ा है, दूसरे फेज से और न्यूट्रल से। ये जा रहा है, देखो ये रहा दूसरा फेज और ये जोड़ दिया न्यूट्रल से। तीसरा वॉट मीटर है, इसकी भी प्रेशर कॉइल को कैसे जोड़ा है, तीसरे फेज से, और ये सिरा इसका हमने जोड़ दिया किससे, न्यूट्रल से। तो इस तरीके से
हमने 3 वॉट मीटर को इस तरीके से कनेक्ट किया है कि हर एक वॉट मीटर उस इंडिविजुअल फेज की पावर का मेजरमेंट करेगा, यानी हर एक वॉट मीटर की करंट कॉइल को हमने सीरीज में फेज के और प्रेशर कॉइल को न्यूट्रल और फेज के अक्रॉस में लगाया है। जिस तरीके से ये हमारा क्या करेंगे, जो सीसी है वो करंट का मेजरमेंट और पीसी जो है वोल्टेज का मेजरमेंट करेंगे। यानी हमारा W1 या P1 जो है ये पावर फेज 1 की पावर को नापेगा, P2 जो है फेज 2 की पावर को नापेगा और P3 जो है वो हमारे तीसरी फेज की पावर को नापेगा। और हमारी टोटल पावर जो हो जाएगी वो जाएगी P = P1 + P2 + P3। क्लियर। अब जो हमारा मोस्ट पॉपुलर मेथड है 2 वॉट मीटर मेथड, जिसमें हम 2 ही वॉट मीटर को एम्प्लॉय करते हैं, 2 ही वॉट मीटर का यूज करते हैं, उसे बाद में देखेंगे। हम सीधे आ रहे हैं अभी 1 वॉट मीटर मेथड पे। तो 1 वॉट मीटर मेथड मैंने बताया था हम जब यूज करते हैं जब हमारी लोड की बैलेंस कंडीशन हो। 3 फेज सिस्टम में हम एक ही वॉट मीटर की हेल्प से तीनों फेज की पावर का मेजरमेंट केवल तभी कर सकते हैं जब हमारा बैलेंस कंडीशन हो लोड की। तो ऐसे में सिंगल वॉट मीटर को आप किसी भी फेज में लगा सकते हैं, चाहे फेज 1 में लगाएं, फेज 2 में लगाएं, फेज 3 में लगाएं। तो यहाँ जो डायग्राम दिखाया है इसमें हमने एक वॉट मीटर यूज किया है, दैट इज P1। और P1 की आप करंट कॉइल को देख रहे हैं, हमने फेज 1 के सीरीज में जोड़ा है और जो हमारी इसकी प्रेशर कॉइल है उसको हमने इन फेज के सभी फेज के बीच में जोड़ दिया। तो लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड क्या है हमारा, इसमें हम केवल जब यूज कर सकते हैं जब बैलेंस कंडीशन हो, अनबैलेंस कंडीशन में हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ जो टोटल पावर है वो हमारी क्या हो जाएगी, टोटल पावर हम जोड़ देंगे और इस तरीके से हमारी टोटल पावर इसमें निकल के आ जाएगी। अब जो मैं आपको बता रही हूँ कि मोस्ट पॉपुलर मेथड है वो है हमारा 2 वॉट मीटर मेथड। सीधे उसी पे आते हैं, ये रहा 2 वॉट मीटर मेथड। 2 वॉट मीटर मेथड हमारा मोस्ट पॉपुलर मेथड इसलिए है क्योंकि इस वॉट मीटर मेथड की हेल्प से चाहे बैलेंस कंडीशन हो चाहे अनबैलेंस कंडीशन हो, दोनों ही सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, पावर का मेजरमेंट कर सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कनेक्शन, स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन। जब भी हमारी 3 फेज सिस्टम की बात आती है तो ये हमारे इसके 2 कनेक्शन हो सकते हैं, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। स्टार कनेक्शन 3 फेज 4 वायर होता है जिसमें एक कॉमन पॉइंट या कॉमन वायर निकला होता है जिसे न्यूट्रल कहते हैं। तो इसमें 3 फेज RY भी हो जाएंगे और एक कॉमन वायर निकला होगा, तो इसलिए ये हमारा 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है। जबकि जो डेल्टा कनेक्शन है, डेल्टा कनेक्शन में हम क्या करते हैं, अपोजिट एंड को कनेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से कि एक डेल्टा या मैश की शेप फॉर्म अप कर लेता है, तो इसलिए हम इसको डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। और डेल्टा कनेक्शन में 3 फेज और 3 ही वायर होते हैं। तो यहाँ हम इसको दिखा रहे हैं स्टार कनेक्शन में, व्हेन द लोड इज स्टार कनेक्टेड द डायग्राम इज शोन इन द फिगर। तो अगर हम मान रहे हैं कि जो हमारा 3 फेज सिस्टम है वो स्टार कनेक्टेड है, उस कंडीशन में हमने दिखाया है, तो आप देखेंगे कि जो कनेक्शन किए गए हैं इंपॉर्टेंट जो है ना वॉट मीटर मेथड में, जैसे मैंने बताया 2 वॉट मीटर मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल द एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दोनों तरीके से आने की पॉसिबिलिटी है, यानी ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे पॉलीफेज सिस्टम में या 3 फेज सिस्टम में पावर का मेजरमेंट कैसे करते हैं, हाउ कैन यू मेजर द पावर इन 3 फेज सिस्टम और पॉलीफेज सिस्टम। यानी कि सिंपल सी बात है, तीनों मेथड के बारे में पूछ रहा है। और अगर पर्टिकुलरली पूछा गया कोई एक, तो 2 वॉट मीटर मेथड के पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तीनों ही केस में, चाहे सिंगल वॉट मीटर हो, चाहे 3 वॉट मीटर हो, चाहे 2 वॉट मीटर हो, सभी में ये कनेक्शन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हमने स्टार कनेक्शन दिखाया है कि अगर हमारा लोड स्टार कनेक्टेड है उस केस में हम 2 वॉट मीटर की हेल्प से कैसे पावर का मेजरमेंट करेंगे। तो आप देख रहे हैं 2 वॉट मीटर हमने यूज किए हैं जो कि P1 और P2 है। फेज 1, फेज 2, फेज 3, 3 फेज हमने ले लिए। पहला जो वॉट मीटर है यानी P1, उसकी करंट कॉइल को हमने फेज 1 के सीरीज में जोड़ा है। सिमिलरली जो दूसरा वॉट मीटर है P2, ये हमारे इसकी करंट कॉइल को हमने फेज 2 के सीरीज में जोड़ा है। अब बात करते हैं इनकी प्रेशर कॉइल की। तो हमने क्या करा है, इनकी जो प्रेशर कॉइल है इनको आपस में कनेक्ट किया है बाय कनेक्टिंग दी थर्ड फेज। जो तीसरा फेज है वो भी जुड़ा है और इनको आपस में हमने जोड़ दिया। इस तरीके से हमने इसके कनेक्शन किए हैं। फॉर स्टार कनेक्टेड लोड क्लियरली द रीडिंग ऑफ वॉट मीटर 1 इज प्रोडक्ट ऑफ फेज करंट एंड वोल्टेज डिफरेंस। Similarly, the reading of watt meter 2 is the product of phase current and voltage difference. यानी जो रीडिंग आएगी वो क्या करेगी, यहाँ जो वोल्टेज है वो किन दोनों का मेजर करेगी, इसका और इसके डिफरेंस वोल्टेज। यानी ये करंट का मेजरमेंट किसकी करेगी, फेज 1 की करंट, लेकिन वोल्टेज क्या होगी, इसके और इसके वोल्टेज का डिफरेंस। इस वाले जब हम वॉट मीटर की बात करेंगे तो ये करंट किसका मेजर करेगी, फेज 2 का, बट वोल्टेज किसका मेजर करेगी, 2 और 3 के डिफरेंस का। तो इस तरीके से जो पहला वॉट मीटर है V2 V3 का डिफरेंस मेजर कर रहा है
और जो हमारा दूसरा वाट मीटर है वो V3 और V1 के डिफरेंस को मेजर कर रहा है। तो यहाँ टोटल पावर जो हमारी हो जाएगी वो टोटल पावर हमारी प्रोपोर्शनल हो जाएगी P1 प्लस P2 प्लस P3 के। तो ये डेरिवेशन यही बता रहा है कि टोटल पावर जो होगी वो हमारी इस मीटर से जो हम कैलकुलेट करेंगे, डेरिवेशन के थ्रू हम ये प्रूव करेंगे कि जो टोटल पावर हो जाएगी वो P1 प्लस P2 प्लस P3, यानी ये जो अरेंजमेंट है 2 वाट मीटर का ये टोटल पावर को ही इंडिकेट करेगा, क्योंकि हमने इसके कनेक्शन इस तरीके से करे हैं कि हमारी जो वोल्टेज है वो फेज 1, फेज 2, फेज 3 तीनों के डिफरेंस को नाप रही है, जिसकी वजह से टोटल पावर को ये इंडिकेट करेगा। अब वाट मीटर के बाद नेक्स्ट जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, जो कि यूनिट का नाम भी है वाट मीटर एंड एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर क्या होता है, मैंने बताया एनर्जी मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो दिए गए टाइम पीरियड में या स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में कंज्यूम्ड एनर्जी को मेजर कर सकता है। तो एनर्जी मीटर आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी एंड द एनर्जी इज मेजर्ड बाय मेजरिंग द पावर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी एनर्जी क्या है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो कंज्यूम्ड पावर है वही हमारी एनर्जी कहलाती है। एनर्जी मीटर्स आर आल्सो नोन एज वाट आर मीटर। वाट आर मीटर क्यों उनको कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि पावर की जो यूनिट है वो वाट होती है और जो हमारा टाइम है उसकी यूनिट हमने आर लिया, तो उसको वाट आर मीटर या किलोवाट आर मीटर भी कहते हैं। यानी एक पर्टिकुलर आर में, एक घंटे में आपने कितनी पावर को कंज्यूम किया उसको ये मेजर कर रहा है। तो टाइप्स ऑफ एनर्जी मीटर में अगर हम बात करें पावर की कि हमारी जो सर्किट है वो सिंगल फेज है, 3 फेज है, इस बेसिस पे हमारे एनर्जी मीटर 2 तरह के हो सकते हैं, सिंगल फेज और 3 फेज। अब जब सिंगल फेज 3 फेज की बात आ रही है तो जैसे कि हमने बताया था एनर्जी मीटर जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फेज, एनर्जी मीटर कैन बी ऑफ 2 टाइप, सिंगल फेज एंड 3 फेज। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे कंज्यूमर जो हो सकते हैं वो सिंगल फेज या 3 फेज सप्लाई वाले हो सकते हैं। नॉर्मली जब हम डोमेस्टिक या कमर्शियल कंज्यूमर की बात करते हैं तो हमारे सिंगल फेज पावर को कंज्यूम करते हैं, जबकि जितने भी इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है वो 3 फेज पावर को कंज्यूम करते हैं। तो ऐसे केस में हमारे एनर्जी मीटर को भी हमने ऑन द बेसिस ऑफ फेज 2 तरीके से कैटेगराइज कर दिया, सिंगल फेज और 3 फेज इंडक्शन मोटर। अब जब भी अभी एनर्जी मीटर की बात आई और हमने वॉट मीटर भी पढ़ा इंडक्शन टाइप, और यूनिट 1 में इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ा, तो मैंने बताया था ना इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर क्वेश्चन आया इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, राइट डाउन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो यानी सिंपल कह रहा है कि इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट होते क्या है। या आपसे पूछ दे इंडक्शन टाइप वॉट मीटर क्या होता है तो भी काम आएगा। अब यहाँ इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर भी हम पढ़ेंगे। तो इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर और वॉट मीटर हमने दोनों में देखा, हमारे 2 पीस ऑफ मैग्नेट यूज होते हैं, शंट मैग्नेट, सीरीज मैग्नेट। और शंट मैग्नेट सीरीज मैग्नेट के बीच में हमने एक एल्यूमिनियम डिस्क रखी होती है और वह एल्यूमिनियम डिस्क क्या करती है, घूमती है और इस तरीके से वो रिवोल्यूशन करती है, मतलब राउंड पर मिनट या राउंड पर सेकेंड कंप्लीट करती है। तो ये पूरा अरेंजमेंट हमारा जब एनर्जी को मेजर करने के लिए हम यूज करें तो हम इनसे कहेंगे एनर्जी मीटर। तो ऑब्वियस सी बात है, अब ये आप समझ गए होंगे कि कौन से प्रिंसिपल पर है इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। पहले जो हम सभी के घरों में जो मीटर्स लगे होते थे, ऑल्दो अब तो डिजिटल मीटर, स्मार्ट मीटर्स ने उन सभी की जगह ले ली है। आपके घर कॉलोनी में, आसपास लोकेलिटी में आपने देखा होगा अब स्मार्ट मीटर सिस्टम आ चुके हैं और अब स्मार्ट मीटर सिस्टम यूज हो रहे हैं। उससे पहले डिजिटल मीटर लगे हुए थे, अभी भी कुछ लोगों के घरों में प्रेजेंटली डिजिटल मीटर्स लगे हुए, लेकिन डिजिटल मीटर से थोड़ा सा पीछे आप जाएंगे। अगर आपको जानकारी हो, नहीं पता हो तो आप अपने घर में किसी से पूछ सकते हैं। पहले जो हमारे मीटर्स होते थे वो हमारे इंडक्शन टाइप मीटर्स थे।
एनालॉग मीटर्स थे, डिजिटल मीटर नहीं थे। अभी तो डिजिटल रीडिंग आती है, एलसीडी डिस्प्ले लगा हुआ है, बहुत आराम से आप रीडिंग पढ़ सकते हो। लेकिन पहले जो हमारे एनर्जी मीटर आते थे वो एनालॉग मीटर्स होते थे, और यही एनालॉग मीटर हमारे इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर थे, यानी इंडक्शन प्रिंसिपल पर बेस्ड था। ऑल्दो अब इसकी जगह जैसे कि मैंने बताया डिजिटल मीटर ने और स्मार्ट मीटर ने ले लिया है। इनमें हमारा रजिस्टरिंग सिस्टम भी लगा होता था जिसमें आप रीडिंग नोट करते थे। रीडिंग लेना भी उतना आसान नहीं होता था, और ये मीटर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट भी नहीं थे, इनमें एक्यूरेसी का भी इशू था। इसमें वैसे भी कंज्यूमर बहुत आसानी से छेड़छाड़ कर लेते थे, कई बार रीडिंग बहुत ज़्यादा आती थी, रीडिंग बहुत कम आती थी, एरर बहुत ज़्यादा होती थी, जिसकी वजह से इनकी जगह अब हमारे डिजिटल और स्मार्ट मीटर ने ले ली। तो कुल मिला के ये जो एनर्जी मीटर है हमारे इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर है। अब इसमें अगर हम देखें, इसका अरेंजमेंट बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने इंडक्शन टाइप वॉट मीटर का देखा। आप देख रहे हो ऊपर हमारी ये शंट मैग्नेट है, नीचे हमारी सीरीज मैग्नेट है। शंट मैग्नेट पे हमारी कॉइल लिपटी हुई है जिसे प्रेशर कॉइल कह रहे हैं, और हमारी सीरीज मैग्नेट पर एक कॉइल लिपटी हुई है जिसको करंट कॉइल कह रहे हैं। बेसिकली करंट कॉइल में जो करंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सप्लाई करंट के, और प्रेशर कॉइल में जो करंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सप्लाई वोल्टेज के। यानी कि ये जो प्रेशर कॉइल है ये हमारी वोल्टेज का मेजरमेंट कर रही है, और करंट कॉइल जो है ये हमारी करंट का मेजरमेंट कर रही है। अब वॉट मीटर और एनर्जी मीटर में छोटा सा डिफरेंस जो हमें क्रिएट करना है वो ये कि वॉट मीटर क्या करता है, वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, जबकि जो एनर्जी मीटर है वोल्टेज, करंट और टाइम को भी इंक्लूड करता है। तो हमें क्या करना है, एक स्पेसिफिक इंटरवल में यानी स्पेसिफिक टाइम में डिस्क कितनी बार घूमी ये हमें एक रजिस्टरिंग सिस्टम में नोट करना है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आपसे कह दिया जाए कि भाई कोई बंदा है वो कितनी बार टर्न कर रहा है, कितनी बार फ्लिप कर रहा है, आपको एक रजिस्टर में नोट करते जाना है। तो आप बताएंगे कि पूरे दिन में, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी जो अर्थ है वो 24 घंटे में एक पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है, पूरा एक दिन लगता है। तो आपने क्या करा, एक उसकी फ्रिक्वेंसी को नोट डाउन किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हम यही करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, एक पर्टिकुलर टाइम स्पान में आपकी जो डिस्क है वो कितनी बार रिवोल्यूशन कंप्लीट करे, कितने बार रिवॉल्व कर रही है, ये आप रजिस्टरिंग सिस्टम में नोट डाउन करते रहते हैं। और इस तरीके से ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में नोट डाउन कर रहा है कि कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर लिया। तो यहाँ शंट मैग्नेट जिस पर प्रेशर कॉइल लिपटी हुई है, सीरीज मैग्नेट जिस पर करंट कॉइल लिपटी हुई है, बीच में इन दोनों मैग्नेट के बीच में हमने एक डिस्क रखी है। ये डिस्क हमारी लगातार घूमती है, जितनी यूनिट हमारी कंज्यूम होती जाती है, जितना पावर का कंजप्शन होता जाता है उतनी बार ये डिस्क हमारी घूमती है, यानी जितनी बार ये रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगी उतनी ही रीडिंग हमारी रजिस्टरिंग सिस्टम में नोट होती जाती है। इस डिस्क को रोकने के लिए, इसके मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ एक ब्रेकिंग मैग्नेट भी लगी होती है। साथ ही साथ हमारे इस जो ऊपर वाली शंट मैग्नेट है इसके सेंट्रल लिंब पर हमने एक कॉपर शेडिंग बैंड भी लगाया हुआ है जो कि फ्लक्स एडजस्टमेंट के लिए यूज होता है। बाकी आपने देखा सेंटर में शाफ्ट है, इस शाफ्ट के ऊपर ही हमारी एल्यूमिनियम डिस्क लगी हुई है। इस शाफ्ट की हेल्प से हमारी एल्यूमिनियम डिस्क धीरे धीरे घूमती है। अब इसके हम टोटल मैकेनिज्म की बात करें तो इसके हमारे 4 मेन पार्ट्स होते हैं। कह लीजिए इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर के 4 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ये मैंने जब भी बताया था जब हम यूनिट 1 में इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट पढ़ा रहे थे, यूनिट 2 में अभी जो वॉट मीटर पढ़ाया तब भी आया और अभी तिबार आया, इसलिए मैं बार बार ये आपको कह रही हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है, इसका आपको पता लग गया होगा। तो इसको बहुत अच्छे से करना है। तो इसका पहला सिस्टम जो है डराइविंग सिस्टम, यानी इसको मूव कराने के लिए, एक मूवमेंट देने के लिए, डराइव करने के लिए, चलाने के लिए जो एसेंशियल पार्ट है वो ड्राइविंग सिस्टम हमारा कहलाता है। द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द ड्राइविंग सिस्टम। इट इज द टेम्पररी मैग्नेट विच इज एक्साइटेड बाय द करंट फ्लो थ्रू देयर कॉइल। यानी ऑब्वियस सी बात है, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। जब भी परमानेंट मैग्नेट की बात आए तो परमानेंट मैग्नेट हमारे ऐसे मैग्नेट्स होते हैं जिनमें मैग्नेटिज्म बना रहता है, चाहे कुछ भी आए, दुनिया इधर से हो जाए, लेकिन उनका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परमानेंट होता है, बना रहता है। इन द केस ऑफ टेम्पररी मैग्नेट हमारे ऐसे मैग्नेट होते हैं जिनको मैग्नेटाइज किया जाएगा एक्साइटेशन की हेल्प से, तो मैग्नेट बन जाएंगे, अदरवाइज उनका मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो लॉस्ट हो जाता है। तो यहाँ हम टेम्परेरी मैग्नेट का यूज कर रहे हैं और ऐसे मैग्नेट्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड इन पर आप बनाए रखेंगे इनमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी रहती है, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड हटा लेते हैं इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। तो हमने टेम्परेरी मैग्नेट कह लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करा है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील की पतली पतली लेमिनेटेड शीट्स लेते हैं,
उन लेमिनेटेड शीट्स को ज्वाइन करके बना के हम एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि हमारी शंट मैग्नेट और सीरीज मैग्नेट को फॉर्म अप करती है। और इस शंट मैग्नेट सीरीज मैग्नेट पर ही हम कॉपर या एल्यूमिनियम की कॉइल को लपेटते हैं, जिनको हम रेस्पेक्टिवली प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल के नाम से जानते हैं। तो इट इज द टेम्परेरी मैग्नेट विच इज एक्साइटेड बाय द करंट फ्लो थ्रू देयर कॉइल। ये हमारे दोनों ही जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं, इन पर कॉइल लिपटी होती है। कॉइल में जैसे ही करंट फ्लो होता है ये मैग्नेट हमारी एक्साइटेड हो जाती है और मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करती है। द ड्राइविंग सिस्टम हैज टू इलेक्ट्रोमैग्नेट, द अपर वन इज शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड द लोअर वन इज सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी, ये हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है शंट मैग्नेट, नीचे वाला जो है हमारा सीरीज मैग्नेट। और शंट मैग्नेट पे जो कॉइल लिपटी हुई है उसको हम प्रेशर कॉइल, और सीरीज मैग्नेट पर जो कॉइल लिपटी हुई है उसे हम करंट कॉइल कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है वो है हमारा मूविंग सिस्टम। मूविंग सिस्टम में इंपॉर्टेंट पार्ट, बेसिकली जब भी हम डायनामो टाइप मीटर या मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट की बात करते थे तो उसमें हमने देखा था कॉइल मूव करती है। यहाँ पर कॉइल मूव नहीं करती, चाहे प्रेशर कॉइल हो करंट कॉइल हो, दोनों अपनी जगह बनी हुई। मूव क्या करता है, तो मूविंग पार्ट में क्या है, मूव क्या कर रही है, आपकी एल्यूमिनियम डिस्क मूव कर रही है। तो मूविंग पार्ट में जो हमारा मेन पार्ट है वो है एल्यूमिनियम डिस्क, जो कि एक शाफ्ट पर माउंटेड होती है। ये शाफ्ट हमारी किसी एलॉय मटेरियल की बनी होती है। इस डिस्क को हम दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में जो एयर गैप है वहां पर प्लेस करते हैं, और इस डिस्क के अंदर ही हमारी एडी करंट इंड्यूस होती है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, और इस तरीके से हमारा एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डेवलप होता है। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से ही हमारी जो डिस्क है वो मूव करती है। और आपको पता है जितने भी हम इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं सभी इंस्ट्रूमेंट्स में हमें एक चीज कॉमन देख रहे हैं कि जो मूविंग पार्ट है इधर इट इज कॉइल और इट इज अ डिस्क, चाहे कुछ भी है, कॉइल मूव कर रही है या डिस्क मूव कर रही है, तो जो भी मूविंग पार्ट है उसी के साथ हम झट से पॉइंटर अटैच करते हैं। तो जैसे जैसे हमारी डिस्क मूव करेगी या कॉइल मूव करती है वैसे वैसे हमारा पॉइंटर या जो भी अरेंजमेंट है वो मूव करता है। तो द नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ द डिस्क इज काउंटेड एट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। द डिस्क मेजर्ड द पावर कंजप्शन इन किलोवाट आवर। तो ये जो डिस्क है ये हमारी कंज्यूम्ड पावर को मेजर करती है, और एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर हम इसके रिवोल्यूशन को या रोटेशन को काउंट करते हैं। थर्ड पार्ट इज ब्रेकिंग सिस्टम। अब आप देख रहे हैं ये जो हमारी डिस्क है, इस डिस्क के यहाँ पर ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये दोनों तरफ भी बनी होती है ब्रेकिंग मैग्नेट। कई बार डिस्क के दोनों तरफ या एक तरफ हम एक मैग्नेट लगाते हैं जो कि हमारी ब्रेकिंग सिस्टम या ब्रेकिंग मैग्नेट कहलाती है। द परमानेंट मैग्नेट इज यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द रोटेशन ऑफ द एल्यूमिनियम डिस्क। तो इस डिस्क के रोटेशन को कंट्रोल करने के लिए, यानी डिस्क को रोकना कब है, चलाना कब है, इसके मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम एक मैग्नेट का यूज करते हैं जो कि परमानेंट मैग्नेट होती है, इसी को हम ब्रेकिंग मैग्नेट भी कहते हैं। द एडी करंट कट द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द परमानेंट मैग्नेट एंड हेंस प्रोड्यूस द ब्रेकिंग टॉर्क। तो बेसिकली हमने ब्रेकिंग मैग्नेट को कुछ इस तरीके से एम्प्लॉय किया है यहाँ पर कि ये जो हमारी मैग्नेट है ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को काटती है, पॉजिटिव डायरेक्शन में एक फ्लक्स डेवलप करेगी, एक ऐसा टॉर्क बनाएगी जो कि आपके डिस्क को रोकने का काम करेगा। क्योंकि इंडक्शन टाइप मीटर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, जो मैं आपको बता रही थी कि हमारे डोमेस्टिक और कमर्शियल कंज्यूमर के केस में अब ये जो यूज नहीं होते मीटर, इनकी प्रॉब्लम ये थी, पता चला बंदा बिजली यूज ही नहीं कर रहा, कोई कंजप्शन ही नहीं हो रहा, उसके बावजूद भी मीटर में रीडिंग आती रहती थी। तो इनमें क्रीपिंग एरर होती थी। क्रीपिंग का मतलब बेसिकली होता है रेंगना, धीरे धीरे चलना, यानी बहुत स्लो स्पीड से चलना। तो इसमें क्रीपिंग एरर होती थी, यानी पावर कंजप्शन नहीं भी हो रहा, उसके बावजूद भी डिस्क आपकी अननेसेसरली धीरे धीरे घूम रही है। और जब डिस्क घूमेगी तो रजिस्टरिंग सिस्टम में जो भी आपने रिकॉर्डिंग सिस्टम यहाँ पर लगाया है इसको नोट करने के लिए, रिवोल्यूशन तो वो कर रही है, चाहे धीरे कर रही है, तो भी कंज्यूमर को बिना इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन के भी कुछ रीडिंग आती थी जो कि इसकी एरर को दिखाता था। तो इस तरह की क्रीपिंग एरर ना हो और जैसी पावर कंजप्शन ना हो, डिस्क तुरंत से रुक जाए, इसके लिए हम ब्रेकिंग मैकेनिज्म का यूज करते हैं। The permanent magnet is adjustable due to which the braking torque is also adjusted by shifting the magnet to the other radial position। आप ब्रेकिंग मैग्नेट को आप पास ले जाएंगे या दूर ले जाएंगे, उस हिसाब से आप ब्रेकिंग को एडजस्ट भी कर सकते हैं। लास्ट वन इज रजिस्ट्रेशन और काउंटिंग मैकेनिज्म। रजिस्ट्रेशन और काउंटिंग मैकेनिज्म के लिए बहुत सारे डायल इस पे लगे होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे डिस्क के रिवोल्यूशन को या रोटेशन को काउंट करता है। द मेन फंक्शन ऑफ द रजिस्ट्रेशन और काउंटिंग मैकेनिज्म इज टू रिकॉर्ड द नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ द एल्यूमिनियम डिस्क। देयर रोटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर इन द किलोवाट आवर। तो इस तरीके से डायल सिस्टम लगे होते थे जो कि क्या करते थे, हमारी कंज्यूम्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट करते थे। तो ये हमारा हुआ इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर।
और ये स्पेशली हमने बात की सिंगल फेज एनर्जी मीटर की। अब जैसे सिंगल फेज कंज्यूमर होते हैं, ठीक वैसे ही इंडस्ट्रियल फील्ड में हमारे कुछ 3 फेज कंज्यूमर्स भी होते हैं जो कि 3 फेज एसी पावर को कंज्यूम करते हैं। तो 3 फेज पावर मेजरमेंट जो है उसमें भी हम इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर का ही यूज करते हैं। इसमें अगर हम कंस्ट्रक्शन वाइज देखें तो इसमें हमारे जो डिस्क होंगी या जो मैकेनिज्म होगा वो 2 होंगे, 2 एल्यूमिनियम डिस्क का यूज होता है। इसमें भी हमारे सिंगल फेज एनर्जी मीटर की तरह शंट मैग्नेट और सीरीज मैग्नेट होते हैं। द मीटर विच इज यूज फॉर मेजरिंग द पावर ऑफ 3 फेज सप्लाईज नोन एज द 3 फेज एनर्जी मीटर, यानी 3 फेज पावर को मेजर करने के लिए हम जिस एनर्जी मीटर का यूज करते हैं उसको हम 3 फेज एनर्जी मीटर कहते हैं। The 3 phase meter is constructed by connecting the 2 single phase meter। ये इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि हमने देखा एक सिंगल, जैसे 2 वॉट मीटर मेथड आपने देखा था ना, 2 वॉट मीटर मेथड में हमने क्या किया, 2 वॉट मीटर की मदद से हमने 3 फेज की पावर का मेजर किया, पावर का मेजरमेंट किया। सिमिलरली 3 फेज में एनर्जी मेजरमेंट के लिए हम क्या करें, अगर 2 सिंगल फेज एनर्जी मीटर को कंबाइंड कर दे कुछ इस तरीके से कि 3 फेज की वो हमारी पावर को मेजर करे और मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो इस तरीके से वो एनर्जी को, हमारी टोटल एनर्जी को मेजर करेगा भाई। जैसे हमने 2 वॉट मीटर लगाया, वॉट मीटर तो 2 ही थे लेकिन 2 वॉट मीटर हमने कुछ इस तरीके से कनेक्ट किए हैं कि जो फेज 1 और फेज 2 में वॉट मीटर लगाया था उसे फेज 3 के साथ हमने कॉमन करा था। इस तरीके से दोनों वोल्ट मीटर में जो वोल्टेज और करंट है वो हमारी इस तरीके से इंडिकेट करेगा कि वो टोटल पावर को इंडिकेट कर रहा था। ठीक वैसे ही हम एनर्जी मीटर भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। 3 फेज एनर्जी मीटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 सिंगल फेज एनर्जी मीटर को कंबाइन करते हैं। द टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ द रीडिंग ऑफ बोथ। जैसे कि हमने 3 फेज पावर मेजरमेंट किया था विद द हेल्प ऑफ 2 वॉट मीटर, हमने क्या करा था, टोटल पावर जो थी क्या थी, P1 प्लस P2 थी। ठीक वैसे ही यहाँ हम 2 एल्यूमिनियम डिस्क लगाएंगे जो कि अलग अलग पावर, अलग अलग एनर्जी का मेजरमेंट करेगी और इस तरीके से टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, दोनों का सम हो जाएगी। The torque of both the element is added mechanically and the total rotation of the shaft is proportional to the 3 phase energy consumed। हम इस तरीके से करते हैं कि जो दोनों डिस्क हैं वो हमारी अलग अलग मेजर करेंगे एनर्जी को, यानी शाफ्ट पे घूमेंगी और उनका शाफ्ट का जो मूवमेंट होगा या कह लीजिए डिस्क का जो रोटेशन होगा वो प्रोपोर्शनल होगा एनर्जी कंज्यूम्ड के, और इस तरीके से टोटल एनर्जी हम दोनों को ऐड करके निकाल देते हैं। The 3 phase energy meter has 2 discs mounted on the common shaft। 2 डिस्क लगी होंगी, दोनों कॉमन शाफ्ट पे लगी होंगी और जैसे कि मैंने बताया था शाफ्ट हमारे एलॉय मटेरियल की बनी होती है। बोथ द डिस्क हैज इट्स ब्रेकिंग मैग्नेट। अब जैसे कि बताया था डिस्क जो होती है हमारी एल्यूमिनियम की बनी होती है, तो यहाँ भी हम एल्यूमिनियम डिस्क का यूज करेंगे हर एक डिस्क को ब्रेकिंग प्रोवाइड करने के लिए। ब्रेकिंग मैग्नेट या कह लीजिए परमानेंट मैग्नेट यहाँ पर लगी होगी, कॉपर रिंग, शेडिंग बैंड, ये सब लगे होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, the 2 elements are used for measuring the 3 phase power। the construction of the 3 phase meter is shown in the figure। तो हमारी जो इसका डायग्राम होगा वो कैसे होगा, आप देख रहे हैं हमारी प्रेशर कॉइल है, करंट कॉइल है, प्रेशर कॉइल, करंट कॉइल, और बीच में हमारी एक डिस्क ये लगी हुई है, इसका ब्रेक मैग्नेट अलग लगा हुआ है, एक डिस्क ये है, इसका ब्रेक मैग्नेट अलग लगा हुआ है। अब हमने, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये डायग्राम काफी हद तक वैसा ही है जैसे 2 फेज वॉट मीटर में, जैसे 2 वॉट मीटर मेथड आपने देखा तो 3 फेज आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे 2 वॉट मीटर मेथड में था RY भी थे, 1 वॉट मीटर ऊपर लगा था, 1 वॉट मीटर नीचे लगा था और बीच में जो फेज था वो कॉमन था। ठीक वैसे ही कर रखा है यहाँ पर भी, देखो R फेज, B फेज, बीच में Y फेज कॉमन है। तो हमने क्या करा, एक ही प्रेशर कॉइल यहाँ लगाई और इसका आधा हिस्सा हमने प्रेशर कॉइल का यहाँ भी कनेक्ट किया है। देखो ठीक, इसकी जो करंट कॉइल है इस वाले फेज के सीरीज में, इसकी जो करंट कॉइल है इसकी सीरीज में। जो 2 वॉट मीटर मेथड था उसमें भी हमने कुछ ऐसा ही किया था। जो P1 वॉट मीटर था उसकी करंट कॉइल फेज 1 के सीरीज में थी और जो P2 वॉट मीटर था उसकी करंट कॉइल फेज 2 के सीरीज में थी। लेकिन दोनों की जो प्रेशर कॉइल थी यानी दोनों की जो वोल्टेज कॉइल, तो उसको हमने दोनों फेज के बीच में जोड़ा था। जैसे आप देख रहे हो इसकी करंट कॉइल इसके सीरीज में, इसकी करंट कॉइल इसके सीरीज में, लेकिन इनकी प्रेशर कॉइल जो है वो कैसी लगी है, एक हिस्सा इससे जुड़ा है और एक हिस्सा हमारा इससे जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ये दोनों जो है हमारी किसकी, 2 फेज के बीच की वोल्टेज के डिफरेंस को मेजर करेगी। यानी ये हमारे तीनों फेज की पावर को मेजर करेगी, यानी इसकी रीडिंग प्लस इसकी रीडिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तीनों फेज को मेजर करेगा।
अब वैसे सारी चीजें ऑलमोस्ट इनकी इक्वल होती है, बिल्कुल वैसे ही हमारा टॉर्क डेवलप होगा, डिस्क में मूवमेंट होगा, और इस तरीके से टोटल एनर्जी हम बिल्कुल वही रजिस्टरिंग मैकेनिज्म होगा जिसके अंदर रीडिंग हम शो कर सकते हैं। अब ये तो हमारा था पावर को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वॉट मीटर। एनर्जी को मेजर करने के लिए एनर्जी मीटर। इसी तरीके से एसी सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट हमारा क्वांटिटी है जो कि है पावर फैक्टर। आप पावर फैक्टर समझ लेते हैं होता क्या है। बेसिकली पावर फैक्टर जो होता है हमारा वैसे तो यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, यानी इसका अपना कुछ यूनिट नहीं होता, बिकॉज इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं cos फाई से, और ये हमारा होता है ट्रू पावर अपॉन एपेरेंट पावर, ट्रू पावर अपॉन एपेरेंट पावर, या इसका दूसरा फॉर्मूला होता है cos फाई इज इक्वल्स टू R अपॉन Z, रेजिस्टेंस अपॉन इम्पिडेंस। अब ये होता क्या है, जब भी हम एसी सिस्टम की बात करते हैं, डीसी सिस्टम में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है, लेकिन एसी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि एसी में इंडक्टिव और कैपेसिटिव इफेक्ट भी होते हैं। आपने प्योर रेजिस्टिव प्योर कैपेसिटिव सर्किट की स्टडी आई होप कर रखी होगी। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, दैट मीन्स देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन द प्योर रेजिस्टिव सर्किट, बट इन द केस ऑफ प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट देयर इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। चाहे प्योर रेजिस्टिव की बात कर लें, प्योर कैपेसिटिव की बात कर लें, तो उनमें फेज डिफरेंस होता है। प्योर कैपेसिटिव के केस में करंट जो होती है वोल्टेज से लीड करती है, और प्योर इंडक्टिव के केस में करंट वोल्टेज से लैग करते हैं, उल्टा होता है। बट जब हम प्रैक्टिकल लोड की बात करते हैं, ये तो हमने बात की एक आइडियल कंडीशन, प्योर रेजिस्टिव प्योर इंडक्टिव प्योर कैपेसिटिव, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लोड की बात करते हैं तो देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थ्री एलिमेंट्स, यानी कि हो सकता है लोड आपका आरएल लोड हो सकता है लोड आपका आरएलसी लोड हो, जिसके कारण से यानी अगर इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा तो हमारा फैक्टर कैसा होगा, लैगिंग होगा। कैपेसिटिव इफेक्ट ज्यादा होगा तो लीडिंग होगा। रेजिस्टिव इफेक्ट होगा तो नो फेज डिफरेंस होगा। बट एक्चुअल में जो लोड होता है वो इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से कभी भी वोल्टेज और करंट ना तो प्रॉपरली सेम फेज में होती, ना ही 90 डिग्री लैगिंग होती, ना ही 90 डिग्री लीडिंग होती, यानी कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस जरूर होता है। अब ये फेज कितना होगा, फेज एंगल कितना होगा, ये डिपेंड करता है कि इसमें रेजिस्टिव इफेक्ट ज्यादा है, इंडक्टिव ज्यादा है या कैपेसिटिव ज्यादा है। तो कुल मिला के जब हम प्रैक्टिकल एसी सर्किट्स की बात करते हैं, देयर इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, यानी वोल्टेज और करंट में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस जरूर होता है। और इसी फेज डिफरेंस का यानी एंगल फाई का जो कोसाइन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, पावर फैक्टर। यानी फाई क्या है, वो एंगल है जिस एंगल से वोल्टेज और करंट एक दूसरे से क्या है, डिफरेंस पर है, और इसी का कोसाइन कहलाएगा कॉस फाई। कॉस फाई हो जाएगा ट्रू पावर अपॉन एपरेंट पावर, यानी वी आई कॉस फाई अपॉन वी आई, तो वी आई से वी आई कैंसिल हो जाएगा तो कॉस फाई आएगा, या आर अपॉन जेड। इस पावर फैक्टर को मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द पावर फैक्टर मीटर मेजर्स द पावर फैक्टर ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम। किसी भी ट्रांसमिशन सिस्टम में पावर फैक्टर को मेजर करने के लिए जब जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं वो पावर फैक्टर मीटर कहलाता है। द पावर फैक्टर इज द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट एक दूसरे के बीच में कितने एंगल पर है या फेज पर है, उसका कोसाइन हमारा पावर फैक्टर कहलाता है। और पावर फैक्टर meter determines the types of load using on the line and it also calculates the losses occur on it। यानी पावर फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करके आपको एक तो ये पता चल जाता है कि आपका लोड किस टाइप का है, इंडक्टिव है, कैपेसिटिव है, रेजिस्टिव है, साथ साथ कितने लॉसेस हमारे ट्रांसमिशन लाइन में होंगे ये भी पता लग जाता है। तो बेसिकली पावर फैक्टर मीटर जो होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से आप किसी ट्रांसमिशन लाइन का पावर फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं कि पावर फैक्टर यूनिटी है, 0.5 है, 0.2 क्या वैल्यू है, जिससे आप एंगल निकाल सकते हैं कि फाई जो हमारा वैल्यू ऑफ एंगल है वो कितनी है। अब ये जो हमारे पावर फैक्टर मीटर हैं दो तरह के हो सकते हैं। पहला इलेक्ट्रोडायनामोमीटर। अब इलेक्ट्रोडायनामोमीटर आप समझ गए होंगे। इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप अगर पावर फैक्टर है तो यानी ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोमैग्नेट होंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में हमारी एक मूविंग कॉइल होगी, और मूविंग कॉइल जो है वो हमारी पॉइंटर से अटैच होगी। जैसे जैसे मूविंग कॉइल का मूवमेंट होगा पॉइंटर भी हमारा मूव करेगा। तो इसमें हमारे दो टाइप हो सकते हैं, सिंगल फेज और थ्री फेज। अगर सिंगल फेज एसी सिस्टम में हम पावर फैक्टर को मेजर करें तो सिंगल फेज इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप पावर फैक्टर मीटर, और अगर थ्री फेज सिस्टम में आप पावर फैक्टर को मेजर करें तो थ्री फेज इलेक्ट्रोडायनामो टाइप
डायनोमोमीटर टाइप पावर फैक्टर मीटर। मूविंग आयरन टाइप में हमारे दो हो सकते हैं, या तो रोटेटिंग आयरन मैग्नेटिक फील्ड या नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिंग फील्ड। तो इसमें हम इलेक्ट्रोडायनोमीटर में सबसे पहले सिंगल फेज इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप पावर फैक्टर पढ़ेंगे। तो द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिंगल फेज इलेक्ट्रोडायनोमीटर इज शोन इन द फिगर। द मीटर हैज फिक्स्ड कॉइल व्हिच एक्ट एज अ करंट कॉइल। आपको मैंने बताया था भाई, देखो सारी चीज ना बच्चे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर आपने यूनिट 1 के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लिया ना, आपको ये पता चल गया मूविंग कॉइल में दो टाइप होते हैं, पीएमएमसी और हमारा डायनमो टाइप मीटर। तो आप देख लो डायनमो टाइप कितनी बार आ रहा है। डायनमो टाइप हमने वॉट मीटर में पढ़ा, पावर फैक्टर मीटर में भी आ रहा है। तो डायनमो टाइप वॉट मीटर जो है, या डायनमो टाइप जो इंस्ट्रूमेंट है, वो किसके हमारे टाइप है? मूविंग कॉइल के। तो मूविंग कॉइल का मतलब है इसके अंदर एक मूविंग कॉइल होगी विच इज फ्री टू मूव, और साथ साथ फिक्स्ड कॉइल होंगी। फिक्स्ड कॉइल का काम होता है मैग्नेटिक फील्ड को एस्टेब्लिश करना, और मूविंग कॉइल जो है वो हमारी क्या करती है? पॉइंटर को एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करती है। तो जो फिक्स्ड कॉइल है वो हमारी किसी कोर पे या फॉर्मर पे लिपटी होती है, जिसका काम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप करना। तो इसके अंदर फिक्स्ड कॉइल होंगी हमारी दो, जो कि हमने दो पार्ट में तोड़ी हुई थी। ऐसे आपको याद हो कंस्ट्रक्शन बनाया था हमने, ऐसे ये दो हमारी फिक्स्ड कॉइल थी, इसके बीच में हमारी मूविंग कॉइल रखी हुई थी। द मीटर हैज फिक्स्ड कॉइल व्हिच एक्ट एज अ करंट कॉइल। इसका काम क्या होता है? ये करंट कॉइल की तरह काम करती है, क्योंकि इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट के प्रोपोर्शनल करंट ड्रॉ करती है। और दूसरी जो हमारी मूविंग कॉइल है, मूविंग कॉइल लोड के पैरेलल में लगी हुई है। दिस कॉइल इज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। इस कॉइल को हमने दो पार्ट में तोड़ा हुआ होता है, ये दिखा रखा है। एंड द कॉइल, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो थ्रू द कॉइल। यानी जितनी ज्यादा करंट होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। अगर करंट की वैल्यू कम होगी तो कम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमारा डेवलप होगा। द मीटर हैज टू आइडेंटिकल प्रेशर कॉइल ए एंड बी। अब इसमें नॉर्मली हम देखते हैं, जो हमने डायनमो टाइप वॉट मीटर देखा, डायनमो टाइप वॉट मीटर में हमारी ये फिक्स्ड कॉइल थी जिनको हम करंट कॉइल भी कहते हैं, और एक हमारी मूविंग कॉइल थी जिसको हम प्रेशर कॉइल कहते हैं। बट जब पावर फैक्टर मीटर की बात आएगी तो पावर फैक्टर मीटर में जो हमारी दूसरी कॉइल है प्रेशर कॉइल, वो भी दो होती हैं। देखो प्रेशर कॉइल कितनी है? ए एंड बी दो, और एक इसमें क्या थी? एक हमारी करंट कॉइल थी, और ये हमारी टू पार्ट्स में थी। फिक्स्ड कॉइल एक्ट एज करंट कॉइल। एक करंट कॉइल थी जिसको हम फिक्स्ड कॉइल भी कहते हैं, उसके दो पार्ट होते हैं। जबकि जो हमारी प्रेशर कॉइल है वो भी यहाँ दो हैं, ए और बी। बोथ द कॉइल्स आर पिवटेड ऑन द स्पिंडल। दोनों कॉइल को हमने एक ही स्पिंडल पे पिवट किया है, जोड़ा है। द प्रेशर कॉइल ए हैज नो इंडक्टिव रेजिस्टेंस। यानी पहली जो हमारी कॉइल है ये हमारी, इसमें कोई भी इंडक्टिव इसका इफेक्ट नहीं होता, एंड इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। द कॉइल बी हैज हाईली इंडक्टिव। जबकि जो कॉइल बी है वो हमारी हाईली इंडक्टिव होती है, और इसको हम सर्किट के किस में जोड़ते हैं? सीरीज में इसको भी जोड़ते हैं। द करंट इन द कॉइल इज इन द फेज विद द सर्किट। जब हमारी कॉइल ए है उसमें करंट क्या होगी? वो सेम फेज में होगी। एंड द करंट इन द कॉइल बी लैग बाय द वोल्टेज नियरली इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसा क्यों है? क्योंकि कॉइल ए हमारी प्योर रेजिस्टिव है, और प्योर रेजिस्टिव मैंने बताया वोल्टेज और करंट सेम फेज में होंगे। लेकिन कॉइल बी आपकी इंडक्टिव है, प्योरली इंडक्टिव, जिसकी वजह से कॉइल बी में जो करंट होगी वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैगिंग होगी। ठीक है। द कनेक्शन ऑफ द मूविंग कॉइल इज मेड थ्रू सिल्वर और गोल्ड लिगामेंट विद मिनिमाइज द कंट्रोलिंग टॉर्क ऑफ द मूविंग सिस्टम। तो इस तरीके से इसका अरेंजमेंट देख लेते हैं। देखो ये हमारी फिक्स्ड कॉइल है जो कि दो पार्ट में टूटी हुई है, ये रही फिक्स्ड कॉइल। इसके बीच में दो प्रेशर कॉइल है, प्रेशर कॉइल ए, प्रेशर कॉइल बी। प्रेशर कॉइल ए जो है वो हमारी प्योरली रेजिस्टिव है, प्रेशर कॉइल बी जो है वो हमारी प्योरली इंडक्टिव है। तो प्रेशर कॉइल ए में जो करंट होगी वो वोल्टेज के सेम फेज में होगी, लेकिन प्रेशर कॉइल बी में जो करंट होगी वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगी। क्यों? इंडक्टिव इफेक्ट के कारण। तो इस तरीके से ये द मीटर हैज टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होंगे, कॉइल ए में, कॉइल बी में। द वाइंडिंग आर सो अरेंज्ड दैट दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन, द पॉइंट इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द टॉर्क्स आर इक्वल। तो इस तरीके से दोनों में टॉर्क ऐसे डेवलप होगा जो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और इस तरीके से ये जो मीटर है ये हमारा मेजर करेगा दो पावर को, एक ट्रू पावर को और एक एपेरेंट पावर को। यानी कि मैंने बताया था cos फाई जो होता है ट्रू पावर और अपेरेंट पावर का रेशियो होता है। तो इस तरीके से हम cos फाई की वैल्यू को ये सीधे सीधे इंडिकेट करेगा। अब जिस तरीके से हमने सिंगल फेज सिस्टम में पढ़ा, ठीक वैसे ही थ्री फेज सिस्टम में भी हम पावर फैक्टर को मेजर करने के लिए थ्री फेज
इलेक्ट्रोडायनमोमीटर पावर फैक्टर मीटर का यूज करते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द 3-फेज मीटर इज शोन। द इलेक्ट्रोडायनमोमीटर इज ओनली यूज फॉर द बैलेंस लोड, केवल जब होगा जब हमारा लोड बैलेंस कंडीशन में हो। द मूविंग कॉइल इज प्लेस्ड एट द एंगल ऑफ 120 डिग्री एंड दे आर कनेक्टेड एट द डिफरेंट फेज। अलग अलग हमारी कॉइल्स होंगी जिनको हम अलग अलग फेज से कनेक्ट करेंगे और इस तरीके से तीनों फेज का मेजरमेंट हम कर लेंगे। अब अनदर टाइप ऑफ जो पावर फैक्टर मीटर है, ऑल्दो यहाँ पर जो मैंने बताया डायनमो टाइप वाट मीटर ही, डायनमो टाइप पावर फैक्टर मीटर ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदर टाइप जो हमारे पावर फैक्टर मीटर के होंगे वो भी आपको यहाँ पर मैंने बता दिए। मूविंग आयरन पावर फैक्टर मीटर क्या होता है? मूविंग आयरन पावर फैक्टर जो हमारा, इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा रोटेटिंग फील्ड पावर फैक्टर मीटर। द फॉलोइंग आर द एसेंशियल फीचर ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। द पावर फैक्टर मीटर हैज 3 फिक्स्ड कॉइल एंड at their axis are 120 degree displaced from each other. Their axis intersect each other. The coils are connected to the 3-phase supply with the help of current transformer. तो एक सीटी की हेल्प से हम 3 कॉइल लेते हैं और तीनों कॉइल एक दूसरे से 120 डिग्री के फेज डिफरेंस पे, और इन तीनों 120 डिग्री अपार्ट कॉइल्स को हम 3 फेज की सप्लाई से जोड़ते हैं। The P is the fixed coil connected in series with the high resistance circuit. The phase 2 across the phase 2 and 3 there is an iron cylindrical across coil P. The 2 iron vanes are fixed to the cylinder. The spindles also carry damping vanes and pointer. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा अरेंजमेंट है। ये हमारी एक वेन ये रही, एक वेन ये रही, तीन हमारी कॉइल A1 A2 A3 जो है, इन तीनों कॉइल को हमने 3 फेज सिस्टम से सीटी की हेल्प से जोड़ा हुआ है। तो बेसिकली क्या होगा, जब हमारा एक 3 फेज सप्लाई से हम इसको जोड़ेंगे तो 3 फेज फील्ड हमारा डेवलप होगा, और ये 3 फेज फील्ड डेवलपमेंट होने की वजह से जो हमारी वेन हमने लगाई है इनमें वेन में मूवमेंट होगा। इस तरीके से रीडिंग को ये हमारी शो करेगा। तो इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी आप देख लीजिए। इसको हम लार्ज वर्किंग फोर्स की जरूरत होती है जिसकी वजह से इसका यूज बहुत ज़्यादा हमारा नहीं होता है, लॉस बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें, एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं होती, जैसे कि मैंने बताया कैलिब्रेशन बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इलेक्ट्रोडायनमो टाइप पावर फैक्टर मीटर का यूज ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू दीज मीटर्स। अब नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी मीटर। फ्रीक्वेंसी मीटर क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मीटर हमारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप एसी पावर की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जितने भी आप ये मीटर्स पढ़ रहे हैं, एनर्जी मीटर भी हमने देखा, पावर फैक्टर मीटर भी देखा, अभी फ्रीक्वेंसी मीटर भी, इनका यूज हम एसी सिस्टम में करते हैं क्योंकि एसी सिस्टम में ही फेज, पावर फैक्टर, फ्रीक्वेंसी, इन सब का कॉन्सेप्ट होता है, डीसी में नहीं होता। डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, आपको पता है। तो फ्रीक्वेंसी मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसकी हेल्प से आप एसी पावर की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। देयर आर द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डिटरमाइनिंग द फ्रीक्वेंसी। पहला हमारा मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप और दूसरा है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस टाइप। तो इसमें वाइब्रेटिंग रीड टाइप इंस्ट्रूमेंट का बहुत यूज होता है। वाइब्रेटिंग रीड फ्रीक्वेंसी मीटर इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिक सर्किट। इट कंसिस्ट ऑफ 7 वाइब्रेटिंग रीड। इसमें 7 वाइब्रेटिंग रीड लगी होती है जिन पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ऊपर मार्क रहती है। एंड ईच वाइब्रेटिंग रीड हैज अ स्पेसिफिक वैल्यू। हर एक रीड होगी जो मतलब एक पतली आप कह लो स्ट्रिप टाइप होती है, मेटेलिक स्ट्रिप होती है, इसकी अपनी स्पेसिफिक वैल्यू होती है। दीज रीड्स वाइब्रेट व्हेन दिस फ्रीक्वेंसी मीटर इज कनेक्टेड टू सप्लाई फॉर मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हम जानते हैं एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर क्या होता है, हमारा रेजोनेंस क्रिएट होता है, मैकेनिकल वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने लगते हैं इन रीड्स में। हर एक रीड में फ्रीक्वेंसी वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या होगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने वाली रीड होगी वही हमारी फ्रीक्वेंसी की रीडिंग होगी। आ रीड विच वाइब्रेट्स मोर एज कंपेयर टू द अदर रीड्स। एक ऐसी पत्ती या ऐसी कह लीजिए रीड जो कि बाकी सारी रीड के कंपैरिजन में ज्यादा वाइब्रेट करेगी वही हमारी रीडिंग को इंडिकेट करेगी, यानी हमारे उस सर्किट में क्या करेगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस तरीके का अरेंजमेंट होता है हमारा। ये रीड्स होती हैं, रीड्स का एक एंड तो हमारा फिक्स होता है लेकिन इनके बाकी जो एंड होते हैं वो हमारे खुले हुए होते हैं, जिसकी वजह से रीड्स जो है ना फ्रीक्वेंसी मिलने पर तेजी से हमारी वाइब्रेट करने लगती हैं। This frequency meter consists of thin flat steel reeds which are arranged alongside and these reeds are near to the electromagnet. इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास लगी होती है, मेटेलिक बनी होती है, यानी आयरन की या किसी और मेटेलिक मटेरियल की बनी होती है। लैमिनेटेड आर्मेचर एंड अ वाइंडिंग कनेक्टेड विद रेजिस्टेंस इन सीरीज ऑन इट। इन सभी के साथ हम लैमिनेटेड आर्मेचर और वाइंडिंग को कनेक्ट करते हैं। दिस वाइंडिंग कनेक्टेड टू द एसी सप्लाई हुज फ्रीक्वेंसीज टू बी मेजर्ड। अब जो हमारी वाइंडिंग है इनको हम एसी सप्लाई से कनेक्ट होती हैं। जैसे हम इन वाइंडिंग को एसी सप्लाई मिलने लगती है तो क्या होती है, मेटेलिक स्ट्रिप जो हमारी मूव करने लगती है। द मेटेलिक
रीड्स आर 4 mm वाइड, 4 mm चौड़ी होती है और 0.5 mm थिक होती है, यानी आप समझ सकते हैं बहुत ही पतली होती है। दीज मेटेलिक रीड्स आर अरेंज इन अ रो, एक लाइन में लगी होती हैं, एंड कंसिस्ट ऑफ फ्लेक्सिबल बेस एंड दीज बेसिस कैरीज आर्मेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जो इनका फिक्स्ड एंड है रीड्स का, वो किससे जुड़ा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी आर्मेचर से जुड़ा होता है। दीज रीड्स आर कलर्ड विद व्हाइट कलर, इन पे व्हाइट कलर करा होता है। दीज रीड्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी इन पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मार्क होती है कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पर वैल्यू लिखी होगी 49, 48.5, 49, 49.5, 50, 50.5, 51.5, 51, 51.5, इस तरीके से इन रीड्स पर वैल्यू लिखी होती है फ्रीक्वेंसी की, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? इसको रीड कर सकते हैं। इनकी जो रेंज होती है 47 हर्ट्ज से 53 हर्ट्ज, क्योंकि आपको पता है आमतौर पे जो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू फ्रीक्वेंसी हम सप्लाई की यूज करते हैं वो 50 हर्ट्ज होती है। तो एक मिनिमम वैल्यू जो है 47 हर्ट्ज टू 53 हर्ट्ज एंड 57 से 63 हर्ट्ज तक की हमारी होती है। तो ये फ्रीक्वेंसी मीटर है जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं? अपनी फ्रीक्वेंसी का मेजर कर सकते हैं। ये इनका जो इंडिकेशन है इंडिपेंडेंट होता है, रिलायबल है, चीप है, बहुत कंस्ट्रक्शन बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इसमें पार्ट्स नहीं होते, जिसकी वजह से बहुत चीप इन कॉस्ट होता है। रीड इज नॉट टू बी ऑब्जर्व प्रॉपरली इफ द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस इज हाफ साइकिल बिटवीन द एडजेसेंट रीड। कई बार जो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता तो रीडिंग को एग्जैक्टली पता लगा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दिस इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट एक्यूरेट प्रोवाइड द एग्जैक्ट रीडिंग। आप इनसे एग्जैक्ट रीडिंग का पता लगाना भी उतना ज्यादा आसान नहीं होता। अनदर टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी मीटर इज वेस्टर्न फ्रीक्वेंसी मीटर। द वेस्टर्न फ्रीक्वेंसी मीटर इज मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जो हमारा वेस्टर्न टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर है ये एक तरह का मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है and used for measuring the unknown frequency of signal. The frequency meter consists of an inductive and one resistive coil. एक इंडक्टिव कॉइल होगी जो प्योर इंडक्टिव, और एक रेजिस्टिव कॉइल होगी। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल वेरीज फ्रॉम स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी द करंट डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द कॉइल बिकम चेंजेस। जैसे ही फ्रीक्वेंसी का वैल्यू चेंज होगा, कम या ज्यादा होगा, तो हमारी ये जो कॉइल है रेजिस्टिव कॉइल और इंडक्टिव कॉइल, इनमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है। The western frequency meter works on the principle that whenever the frequency of the measured signal varies, जब हमारी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी, बदलेगी, the distribution of current between the inductive and resistive circuit of the meter changes. जैसे ही सप्लाई की फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा तो हमारी जो रेजिस्टिव और इंडक्टिव कॉइल हमने इसमें लगाई है उसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। In other words, the change in frequency causes the change in the inductive impedance of the circuit, because of which the variation occur in the distribution of current between the parallel path. अब जब फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, क्योंकि आपको पता है जो हमारी इंडक्टिव इम्पिडेंस होती है एक्सएल, वो किस पर डिपेंड करती है? एफ की वैल्यू पर डिपेंड करती है, क्योंकि आपको पता है एक्सएल इज इक्वल टू होता है 2πfl। यानी किसी भी इंडक्टिव एलिमेंट का जो इंडक्टिव इम्पिडेंस है एक्सएल, वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पर। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एक्सएल का वैल्यू भी ज्यादा होगा, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इंडक्टिव इम्पिडेंस एक्सएल का वैल्यू भी कम हो जाएगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी के चेंज होने पर एक्सएल का वैल्यू कम ज्यादा होगा, और जब एक्सएल का वैल्यू कम ज्यादा होगा भाई, टोटल इंपिडेंस यहाँ पर किस पे डिपेंड करेगी? टोटल इंपिडेंस जो है हमारी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर के होगी ना, क्योंकि हम इसमें दो कॉइल यूज कर रहे हैं, एक प्योरली रेजिस्टिव जिसका रेजिस्टेंस आर है और दूसरी प्योरली इंडक्टिव जिसका रिएक्टेंस जो है वो क्या है? एक्सएल। अब अगर फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी के कम ज्यादा होने से एक्सएल का वैल्यू कम ज्यादा होगा, एक्सएल का वैल्यू कम ज्यादा होगा। अगर एक्सएल का वैल्यू कम होगा तो ज्यादा करंट इसमें जाएगी, एक्सएल का वैल्यू ज्यादा होगा तो इसमें से करंट पास क्या होगी? कम। और टोटल करंट इन दोनों में डिवाइड हो रही है, टोटल करंट आई जो है वो दोनों में डिवाइड हो रही है। अब अगर हम क्या करेंगे, किसी एक की वैल्यू को बढ़ाएंगे, यानी एक्सएल का वैल्यू अगर बढ़ता है तो इसमें जो करंट है वो क्या होगी? कम। और ऑन दी अदर एंड अगर एक्सएल का वैल्यू कम होता है तो इसमें फ्लो होने वाली करंट क्या होगी? ज्यादा। इस तरीके से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज होने पर इंडक्टिव रिएक्टेंस चेंज होगी, और इंडक्टिव रिएक्टेंस चेंज होने से दोनों में जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन था वो चेंज हो जाएगा। मान लो पहले 10 एम्पियर थी, इसमें 7 जा रही थी और इसमें 3 एम्पियर जा रही थी, अब चेंज हो जाएगा, इसमें 8 जाएगी, इसमें 2 जाएगी, तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो इस प्रिंसिपल पे काम करती है। वेस्टर्न फ्रीक्वेंसी मीटर का जो सर्किट डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का है। व्हेन द सप्लाई इज गिवन टू द वेस्टर्न फ्रीक्वेंसी मीटर, द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम coil A and B and the perpendicular magnet field set up in the coil because of the current. The magnitude of the field depends on the current process through the coil. अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारी दो कॉइल इसमें लगी हुई है, कॉइल A कॉइल B। आप देख रहे हैं ये हमारी कॉइल A, ये हमारी कॉइल B है।
कॉइल ए कॉइल बी हमारी रेजिस्टिव और इंडक्टिव कॉइल है, इनके अंदर जो रिजल्टेंट करंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो इस तरीके से दोनों में जो फ्लो होने वाली करंट है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बोथ द कॉइल ए एंड कॉइल बी एक्ट ऑन द सॉफ्ट आयरन एंड द मैग्नेटिक निडल। अब इन दोनों के बीच में हमारा एक सॉफ्ट आयरन पीस रखा हुआ है बीच में, जिसके साथ हमने अपनी इंस्ट्रूमेंट के निडल को या कह लीजिए पॉइंटर को कनेक्ट किया है। अब जब इनके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो हमारी जो आयरन पीस है उसका मूवमेंट भी चेंज होगा, और उसके मूवमेंट चेंज होने से जो हमारा पॉइंटर अटैच्ड है उसका मूवमेंट भी चेंज होगा। द पोजीशन ऑफ द नीडल डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एक्ट ऑन इट। यानी हमारी जो निडल है या जो पॉइंटर है उसका मूवमेंट किस बात पर डिपेंड कर रहा है, उसका मूवमेंट डिपेंड कर रहा है उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है। When the supply of normal frequency applies across the meter, the voltage drop of the same magnitude across the reactance L and resistance B has equal current passes through the coil A and B। जब हमारी नॉर्मल कंडीशन होती है तो दोनों कॉइल में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होता है, इक्वल होता है। The meter designed such a way that when the normal frequency passes through the coil, the voltage drop across the LA, LB, RB and RB remains same. Thus, same magnitude current passes through the coil. In this situation, the magnetic needle makes an angle of 45 degree concerning the coils and the soft iron needle places at the center of the scale। नॉर्मल कंडीशन में जब हमारी फ्रीक्वेंसी एक स्टैंडर्ड वैल्यू पर है तो हमारे आर ए, आर बी, एल ए, एल बी सभी का वैल्यू में सभी की वजह से जो करंट पास होगी वो सेम होगी, और इस तरीके से पॉइंटर हमारा 45 डिग्री बनाएगा, यानी स्केल के सेंटर में रहता है, बीच में रहता है। पे देखो यहाँ पे रहेगा नॉर्मल पे, अगर हाई होगा इस तरफ जाएगा, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ज्यादा होगा स्टैंडर्ड से, इधर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कम होगा तो इधर जाएगा। अब हम क्या करेंगे, व्हेन द हाई फ्रीक्वेंसी पासेस थ्रू द मीटर द रिएक्टेंस एल एंड एल बी ऑफ द कॉइल इंक्रीज। अब अगर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ज्यादा हो जाता है, अब मैंने आपको बताया था अगर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ज्यादा होगा, मैंने बताया था एक्सएल जो है बेटा, एक्सएल वो होता है 2 पाई एफएल, यानी कि आपको पता चल रहा है अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एक्सएल का वैल्यू भी क्या होगा, ज्यादा। तो अगर इन केस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बढ़ता है तो हमारी जो एल ए एल बी है उनकी रिएक्टेंस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। द इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीजेस द इम्पिडेंस ऑफ कॉइल ए। इस तरीके से कॉइल ए की इम्पिडेंस बढ़ जाएगी। द इम्पिडेंस मींस द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द सर्किट इन द फ्लो ऑफ करंट एज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन द कॉइल डिक्रीजेस द फील्ड डेवलप बिकॉज ऑफ द कॉइल ए ऑल्सो डिक्रीजेस। तो इस तरीके से हमारा कम मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा और वो कहाँ जाएगा, हमारा पॉइंटर लेफ्ट साइड में मूव करने लगेगा। इसके अलावा अगर सिचुएशन थोड़ी अपोजिट होती है, यानी हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू से कम हो जाती है, तो क्या होगा, जो हमारी एल ए एल बी है यानी हमारे इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू कम हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के कम होने से, और आर ए आर बी का वैल्यू आर ए आर बी में करंट फ्लो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारी दूसरी कॉइल में क्या होगा, फ्लक्स बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा और हमारा पॉइंटर राइट साइड मूव करने लगेगा। तो इस तरीके से ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है ये हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। साथ साथ अगर नॉर्मल कंडीशन में है तो इंस्ट्रूमेंट का जो पॉइंटर है वो स्केल के सेंटर में रहेगा, अदरवाइज लेफ्ट या राइट में मूव करता है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो मैंने बताया कि हमारे ऑल द फ्रीक्वेंसी मीटर बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया सैचुरेशन टाइप भी हो सकते हैं, रेशियो टाइप भी हो सकते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट आपका एक मीटर है फ्रीक्वेंसी मीटर, वेस्टर्न टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली इसका यूज भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को सारे टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ आपकी यूनिट 2 यहीं पर फिनिश हुई। तो आज के इस लेक्चर में यूनिट 2 के सारे टॉपिक आई होप आपको अच्छे से बढ़िया से क्लियर हो गए होंगे। इस क्लास को देखने के बाद आप सभी स्टूडेंट जितने भी टॉपिक उनका रिवीजन बहुत अच्छे से करें, और जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई हैं उनके सर्किट डायग्राम की प्रैक्टिस भी आपको जरूर करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई यूनिट के 1 शॉट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।